इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑल ओवर द वर्ल्ड है इनफैक्ट, जो लोग जिसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। आप एक अंकल को मिलते हैं 50 साल 50 साल के आदमी को मिलते हैं और आप 4 साल बाद उनको फिर मिलते हैं। आप बोलते हैं अंकल आप तो एकदम पतले हो गए। वो अंकल पतले नहीं हुए, अंकल की मसल मास गायब हो गया है। तो उस कंडीशन को कहते हैं सार्कोपीनिया। तो अंकल की अब केवल स्किन बची है और उसके नीचे फैट है और उसके नीचे बोन है। बीच में जो मसल थी, मसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग इसको ऑर्गन भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेटाबॉलिक, स्ट्रेंथ, सब कुछ जो है। पाया होगा कि हाउस वाइफ्स को ये इंजरी तो ज्यादातर आपने पाई, कॉमन इंजरी वो कौन सी है? हील पेन बहुत कॉमन। अच्छा, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी का आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कार्टिलेज घिस गई, जॉइंट की दो सरफेस होते हैं, उसके बीच में कार्टिलेज होती है कवरिंग, जो बोन को प्रिजर्व करती है। कार्टिलेज जब घिस जाती है तो वो कहते हैं कि जॉइंट खत्म हो गया, रिप्लेस कर दो। ऐसी क्या चीज हाउस वाइफ्स को करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में उनको क्या बदलाव लाना चाहिए कि वो इन इंजरी को अवॉइड कर पाए? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे लाइन से रिलेटेड है जो आपने अपने बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने पढ़ाई में भी बहुत उन्नति करी है और वो खेल कूद में भी बहुत आगे बढ़े हैं। तो उन्होंने इस लाइन को एकदम ही बदल दिया है अपने एक्सपीरियंस से। अपने जीवन में वो एक डॉक्टर बन चुके हैं और एज अ हॉबी वो क्रिकेट भी खेलते हैं और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी जीत चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारे गेस्ट हैं आज, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम ये जानना चाहें कि सबसे ज़्यादा लाइवली ज़िंदगी कोई अगर जी पा रहा है, ऑब्वियसली हर इंसान अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर क्रिएटिव पीपल की एक अलग ही पहचान होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत भाग रहे हैं और इस भागने की दौड़ में हम अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। और इस कारण से मुझे लगता है कि जो क्रिएटिव पीपल हैं, जो कि सिंगर हो गए, राइटर हो गए या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, ये लोग अपनी ज़िंदगी को अब ऑप्टिमम लेवल पर जी पा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जनरेशन। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है गौरव कांत शर्मा जी। ये जयपुर में एक स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड जो लाइन होती है, जहाँ पे डॉक्टर्स, ये जो डॉक्टर हैं ये इस लाइन में काफ़ी हद तक आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और इनका मेन उद्देश्य यही है कि स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, उनका वो देखभाल करें, उनकी रिकवरी जल्दी से जल्दी करें। 2021 में इन्होंने शुरुआत करी थी जिसका नाम है जिप्सी, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये उस समय की बात है जब कोविड चल रहा था और आज की तारीख में जयपुर में बहुत फेमस हैं ये। और अगर अपन बात करें स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड तो ये बहुत बड़ा नाम है। और अगर किसी को भी इंजरी होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो ये सबसे पहले यहीं पे कांटेक्ट किया जाता है। हमें बहुत फ़क्र होता है जब हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर जी की, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रोनाल्डो, क्योंकि इन्होंने अपने डिसिप्लिन से बहुत लेवल तक अपने जीवन को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और एक एग्जाम्पल बने हैं। और जब हम देखते हैं कि हर इंसान अपने लिए काम करता है, लेकिन गौरव कांत जी एक ऐसे पर्सन हैं जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हर इंसान की लाइफ, उनका एसेट जो होता है वो उनका जो इतने समय का जो एक्सपीरियंस होता है वही होता है। और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जो उन्होंने स्किल्स अचीव किए हैं वो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और जब कोई छोटी इंजरी हो जाती है या फिर कोई इंजरी ऐसी होती है जिसको हम टाइम पे अगर उसको नहीं देखते हैं तो उसका असर उस खिलाड़ी के मोराल पे, मेंटली और फिजिकली वो किस तरह से हताश होते हैं या फिर उनका उसके असर क्या होता है, इसका जो इसकी जो सोच है, इसके पीछे जो सोच है, वो गौरव कांत जी से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई और समझ पाएंगे। क्योंकि हम तो एज अ होस्ट इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये डेली प्रैक्टिस है और ये
ऐसे कितने खिलाड़ियों को रोज मिलते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, एंड आई एम रियली श्योर कि ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके जीवन को बदल पा रहे हैं. सो विदाउट वेटिंग फर्दर, लेट मी have conversation with Gaurav Kant ji. Welcome. Thank you. Thank Yes. you for your gentle and kind introduction. Thank You very well deserve this, and I have a lot of regard for sports people. और जब मैं देखता हूँ कि आपने अपने लाइफ में इतनी ऊंचाइयाँ छुई हैं और आपने कोई एक ऐसा लाइन चुना जो नॉर्मली लोग एज अ डॉक्टर फील्ड में नहीं चुनते हैं. लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से जो ट्रेडिशनल चीज़ें इंडिया में चलती आई हैं उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके उलट आपने अपनी राह खुद बनाई है. और स्पोर्ट्स इंजरी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अराउंड अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो 8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रॉब्लम से, स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड फेस करते हैं. और इवन इन इंडिया द फिगर इज़ वेरी हाई. अब क्या होता है कि ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्स इंजरी में अपने, इंडिया में ये ज़रूर होता है कि अपने डॉक्टर हम खुद ही बन जाते हैं, और अक्सर यही प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि लॉन्ग रन में उनको खुद को नहीं पता कि वो अपनी बॉडी के साथ, अपनी हेल्थ के साथ कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं. तो जब ऐसे एक्सपर्टीज़ आपकी तरह किसी को मिल जाए तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है. तो मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपके साथ इस तरह करना चाहूँगा कि आप अपने जर्नी के बारे में बताएं, हाउ यू एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बैकग्राउंड रहा होगा आप अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं. और आप ये भी अपने थोड़ा बहुत अपने फैमिली के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, और ओवरऑल इस इंडस्ट्री में आने का कारण क्या रहा. I come from a small town in Rajasthan. That is my hometown. It's a place called Chirawa. चंदौली डिस्ट्रिक्ट में शेखावटी के नाम से और इंडिया लोग जानते हैं उस रीजन को. मेरे फादर सर्जन है, एक डॉक्टर है. मेरी मदर एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी डॉक्टर है. उन लोगों की लाइफ हेक्टिक पूरा दौर वो देख के मैं एक चीज के लिए सर्टेन था कि मैं कुछ भी बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा. अच्छा. तो 10th क्लास के बाद मैंने 11th में इनफैक्ट बायोलॉजी ली भी नहीं कि गलती से कहीं डॉक्टर बनने का ऑप्शन भी नहीं रह जाए. बट बनना था ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और बीच में आ गई वेक्टर्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन. तो वो पढ़े तो एकदम ऐसा लगा कि शायद 10-12 साल इसी क्लास में रह जाऊंगा. 3 महीने बाद 11th के अंदर प्रिंसिपल जाके हाथ जोड़े कि सर प्लीज सेक्शन चेंज करना है, बायोलॉजी में डालना है. बायोलॉजी क्यों? बिकॉज जिस 2001 की बात है, तो 2001 में आई थिंक प्रेटी मच इंडिया में यही था कि सक्सेसफुल मतलब या तो इंजीनियर, डॉक्टर, या फिर आप फेलियर बन नहीं पाए इसलिए कुछ और बने हो. हाँ. तो नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था लाइफ में और भी बहुत चीजें, ऑप्शंस होती हैं, कुछ होती हैं. तो आई बिकेम ओरिजिनली अ डॉक्टर बाय डिफॉल्ट. अच्छा. बिकॉज आई डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू चूज. एमबीबीएस किया. एमबीबीएस में ठीक है, खत्म हो गया. एमडी ज्वाइन किया, जो एमडी रेडियोलॉजी. तो लाइफ में लगा पहली बार कि कुछ एक रियल सेंस ऑफ पर्पस अब प्रोफेशनली मिला है. काफी मजा आने लग गया. तो एमडी रेडियोलॉजी पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करी. एंड इनफैक्ट जब एमडी खत्म करी तो उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर 2 मेडिकल कॉलेजेस थे, उनके अंदर आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट इन ऑल द स्टूडेंट्स. तो दैट वाज. फिर मैं एक बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ अपनी लाइफ में. एंड काफ़ी क्रिकेट खेलता था, ऑलराउंडर था, फास्ट बॉलर था, बैट्समैन था. तो खुद को भी काफ़ी इंजरीज हुई थी. अच्छा. शोल्डर इंजरी हुई, रिस्ट इंजरी हुई, नी इंजरी हुई. तो बीइंग अ डॉक्टर एंड एमडी रेडियोलॉजी के अंदर बीइंग अ रेजिडेंट ऑल्सो काफ़ी इंजरीज हुई थी. तो बीइंग अ डॉक्टर खुद की इंजरीज के बारे में बहुत पढ़ा. अच्छा. तो एक वहाँ से बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया. फिर सेकेंड ईयर एमडी की बात है. उस टाइम रेडियोलॉजी के अंदर मतलब जनरल रेडियोलॉजी होती थी कि अल्ट्रासाउंड कर लिया, पेट की सोनोग्राफी कर ली, मदर की सोनोग्राफी कर ली, एमआरआई, ब्रेन सीटी स्कैन, ये सब कर लिया. मेरे एक टीचर थे जो एक दिन शोल्डर का अल्ट्रासाउंड करे, 2012 की बात है, 2012. अच्छा. शोल्डर का अल्ट्रासाउंड कर रहे थे. मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं?
मैं बड़ा इंट्रीग हुआ उनसे हाँ, एंड फिर मैंने उनसे सीखा कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर मैंने 2012 में ही शोल्डर का अल्ट्रासाउंड करना चालू किया। वहाँ से उसकी एक हमने स्टडी भी करी जिसमें अच्छा। शोल्डर अल्ट्रासाउंड और एमआरआई का कोरिलेशन करके, दिस वाज बैक इन 2012। उस टाइम इंडिया के अंदर सो मैं एक मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मतलब मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ बट केवल बोन्स, जॉइंट्स एंड स्पोर्ट्स इंजरीज का। तो उस टाइम इंडिया में रेडियोलॉजी एक जनरल ब्रांच होती थी। रेडियोलॉजी सब कुछ करता था। अच्छा। वो ब्रेन भी कर रहा है, वो एब्डोमेन भी कर रहा है, वो जॉइंट भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, भगवान होता था वो। अच्छा। तो आप सब कुछ करते हैं तो आप सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एमडी खत्म हुई, दिल्ली गया, दिल्ली में जॉब किया एंड देन सेकंड जॉब दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं पहुंचा। वहाँ पे दैट टाइम इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर था जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था। अच्छा। तो एक्सपोजर भी इस मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी स्पोर्ट्स का हो गया था, एक्सपीरियंस भी हो गया था, खुद की इंजरीज इतनी हो गई थी, इंटरेस्ट भी था, बट अभी बहुत ज़्यादा लेवल का एक्सपीरियंस एंड स्किल्स नहीं थी। सफदरजंग में गए एंड एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है कि अपॉर्चुनिटीज sometimes knock at your door only once and everything is an opportunity if you want to look at it that way. तो सफदरजंग में मैं करता था काम थोड़ा बहुत, कोई इक्का दुक्का अल्ट्रासाउंड आ गया शोल्डर का, तो डिपार्टमेंट में अगर ऐसा कुछ भी आता था मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड तो मुझे ही बोलते थे करने के लिए। मुझे खुद को प्लांटर फेशियाटिस हो गया 2015 इनिशियली में। मैंने उसके लिए सब कुछ किया बट बेनिफिट नहीं हो रहा था। किसी ने उसमें ब्लाइंड स्टेरॉइड भी लगा दिया, कुछ महीने के लिए सिम्टम्स कम हुए, फिर वापस हो गए। फिर किसी ने मुझे बोला कि सफदरजंग में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में बहुत बड़े स्पोर्ट्स फिजिशियन आए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर साहब आए हैं, अच्छा, आप उनसे जाके मिलो एक बार। तो कई बार है ना, एक मीटिंग आपकी पूरी लाइफ का कोर्स बदल देती है। तो मैं उनसे मिलने गया, उनका नाम था डॉक्टर ब्रिगेडियर कल्याण विभू नायक। अच्छा। तो ही इज अ स्पोर्ट्स फिजिशियन, वो आज भी दिल्ली में ही है सर। उनसे मिलने गया, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने पैर, उन्होंने इमीडिएटली देखा, सब कुछ किया, उन्होंने अपने फिजियो को बुलाया, उसने मेरी वही नीडलिंग कर दी फिजियो ने इंस्टेंटली। अच्छा। और मैं आधे घंटे में केबिन में रहा, जाते जाते मैंने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी। अच्छा। और जाते जाते मैंने उसमें अपने आप को पिच कर दिया। मैंने कहा सर मैं ना रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं सर ये जॉइंट्स का अल्ट्रासाउंड, मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड और ये स्पोर्ट्स इंजरी के अल्ट्रासाउंड और छोटे मोटे इंटरवेंशन करता हूँ सर। कभी आपके पास केस हो सर तो भेज देना, मैं सफदरजंग में यही एसआर हूँ। अच्छा, सीनियर रेजिडेंट हूँ। ठीक है, मैं तो बोल के आ गया, चला गया। अगले दिन मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, मेरी सोनोग्राफी डिपार्टमेंट पोस्टिंग थी उस टाइम। मैं अगले दिन अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, गार्ड मेरे रूम पे आके मेरे को आके आता है ऐसे कान में बोलता है चुपचाप आके, सर बाहर 4 पेशेंट आए आपके नाम से पूछ रहे हैं आपको। अच्छा। तो एक सीनियर रेजिडेंट के लिए उसके नाम से पेशेंट आ रहा है, तो गार्ड परेशान हो गया कि तो बाहर में गया तो उन्होंने पर्चे दिए, ब्रिगेडियर कल्याण विभू नायक सर का पर्चे थे। तो मैंने वो पर्चे देखे, उसमें से 2 चीजें तो मैंने कहा ये तो कर दूंगा, ये 2 चीजें यार ये क्या पूछा है सर ने। तो मैंने पेशेंट देखे वो, और जो 2 चीजें समझ नहीं आ रही थी मैंने कहा अभी बिजी हूँ, आप कल आइएगा। और उन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में उस दिन पढ़ा, और फिर वहाँ से वो दिन से जिंदगी का कोर्स बदल गया। वहाँ से डायरेक्शन मिल गया आपको? डायरेक्शन मिल गया, कोर्स बदल गया कम्प्लीटली। नेक्स्ट डे फिर 5 पेशेंट, अगले दिन 6 पेशेंट, 4 पेशेंट, और ये मैं अपने रेगुलर ड्यूटी आवर्स के अलावा करता था। मतलब वहाँ 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। अच्छा अच्छा। तो लोग लंच ब्रेक में 1 घंटा लंच करते थे, और मैं उस 1 घंटे में से 5 मिनट पहले लंच अपना खत्म करके उस 1 घंटे ये काम करता था। ओके। और शाम को 4 बजे के बाद जब डिपार्टमेंट बंद हो जाता था तो चोरी छुपे करता था कि मतलब है ना डिपार्टमेंट में अच्छा किसी को कोई परेशानी नहीं हो कि ये ड्यूटी तो यहाँ है बट ये अल्ट्रासाउंड कर रहा है, इंटरवेंशन कर रहा है। लेकिन ये भी आपके अंदर वो ज़ील थी। हाँ, वो इंटरेस्ट था, उसमें मजा आ रहा। देखो लाइफ में पैसा तो सब कमा लेते हैं। हाँ। इम्पोर्टेंट है उस चीज को ढूंढना जिसको आपको करने में मजा है। तो मेरे पास काफी बार स्टूडेंट्स आते हैं, रेजिडेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि सर हम क्या करें। मैंने कहा ढूंढने की कोशिश करो कि कौन सी वो चीज है। जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ और आता नहीं,
और मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर वो तुम्हें मिल गई तो तुम्हें जिंदगी में तुम प्रोफेशनली उससे लग के कुछ हो नहीं सकते। मुझसे पूछ के करोगे तो हो सकता है तुम्हारे लिए वो वर्क बिल्कुल नहीं करे, हो सकता है वर्क करे, बट इफ यू कैन फाइंड व्हाट यू लव एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल एंजॉय इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो फिर वो काम नहीं रहता, फिर वो नशा है, फिर वो मजा है। और जिस चीज से आप प्यार करते हो उसमें आप एक्सेल कर सकते हो। जिस चीज में आप, जिस वर्क से आप प्यार नहीं करते, फिर वो रोजी रोटी है, वो ब्रेड एंड बटर घर चलाने वाला, उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट आपके साथ पर्सनली हुआ, जिसकी वजह से आप ब्रिगेडियर जी से मिले, वो एक कारण बना, लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा कारण बना। और उसके बाद फिर केसेस पे केसेस, एक्सपोजर। 2015 में हम लोग फिर सर ने पेशेंट भेजा, ये इंटरवेंशन, इसके लिए कुछ कर सकते हो क्या? मैंने कहा सर सुबह बताता हूँ। रात को बैठ कर 2 घंटे पढ़ता था, तो सुबह पेशेंट आया, उसका प्रोसीजर कर दिया। तो आप प्लेजेंटली सरप्राइज हुए थे क्या जो आपके साथ ये चीज हुई और इसमें रिकवरी हो गई उनके? हमने कोई भी पेशेंट जो किया, इंटरवेंशन फर्स्ट टाइम किया, कोई भी पेशेंट, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जो ठीक नहीं हुआ। पर वो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब आप ब्रिगेडियर जी से मिले, आपकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कि आपने फिर देखा कि इन्होंने ठीक कर दी, हाँ जी, है ना, उससे पहले भी आप और भी लोगों से, डॉक्टर से मिले होंगे, वहां पे रिकवरी नहीं हुआ था। तो क्योंकि वो पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका, तो वो एक मेजर कारण बन गया आपको इस लाइन को चुनने का। हाँ, तो एट द सेम टाइम मैं पेशेंट भी था, बट एट द सेम टाइम मैं डॉक्टर भी था। तो देखो, टू बी अ गुड डॉक्टर, अगर आप कभी पेशेंट नहीं रहे हैं, तो आप कभी बहुत शायद अच्छे डॉक्टर बन भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक आप वो सफरिंग को खुद नहीं समझोगे ना, जैसे आज मेरे पास प्लांटर फेशियल का पेशेंट आता है, तो मैं उसको 5 टिप्स ऐसी देता हूँ जो शायद कोई दूसरा डॉक्टर नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्लांटर फेशियल से मैं 1 साल परेशान रहा हूँ। क्योंकि मैं क्या कहा आपने? प्लांटर फेशियाइटिस, हील में पेन होता है। अच्छा। मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ, अभी भी खेलता हूँ। अभी हमने एक टूर्नामेंट जीता है, कप उठाया है, अभी दूसरे टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। तो मैचेस हारते हैं, जीतते हैं, उसमें इंजरी होती है। So I also know what a sports person goes through because I am a sports person. So I understand the psychology. So मतलब it is very important to be step into the other person's shoes to understand what they're going through. तो एक तो होता है कि आपको करने के लिए स्टेप करना पड़ रहा है, एक होता है कि आप करते ही हो, आपके लिए इट कम्स नेचुरली। तो मेडिकल लाइन में आपने कोई कमी देखी क्या उस टाइम? कोई कमी ऑब्जर्व करी क्या जिसकी वजह से आप प्रेरित हुए इस लाइन में आने के लिए? हाँ, तो अगर हम इस पर्टिकुलर फील्ड की बात करें, अगर आप देखेंगे, हर कोई इंसान की फैमिली में, नोन में, रिलेशन में आपको 2 लोग ऐसे मिलेंगे कम से कम, मैं कम बोल रहा हूँ 2, जो बोलेंगे बेटा मैं 5 साल से ये दर्द है, 5 साल से वो दर्द है, और मैंने 5 डॉक्टरों को दिखा लिया, MRI भी करा ली, एक्सरे करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया, और कोई सॉल्यूशन मिला नहीं। सबने कहा तुम्हें कुछ है नहीं, हम तुम्हारा क्या करें, सर्जरी कर नहीं सकते, मैंने फिजियोथेरेपी भी करा ली, उससे भी कोई फायदा नहीं मिला। और फिर वो बोलते हैं बेटा अब तो उम्र हो रही है, तो दर्द के साथ तो रहना ही पड़ता है। दर्द तो मतलब एक लोगों ने उसको एक लाइफ का इंटीग्रल पार्ट और हिस्सा मान लिया, जबकि ऐसा है नहीं। तो जो मुझे इस फील्ड में, जब मैं 2018 में मैंने जनरल रेडियोलॉजी छोड़ दी थी, 2017 अगस्त में मैंने सफदरजंग खत्म किया था अपना टाइम वहाँ पे सीनियर रेजिडेंसी। उसके बाद मैं बेल्जियम गया था फर्स्ट अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग करने, यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवन है वहाँ पे, एंड देन मैं वापस इंडिया आया। मेरी वाइफ कर्नाटका में पीजी कर रही थी, वो जूनियर थी मेरी, तो वो अपनी अब एमडी कर रही थी कर्नाटका में, और हम ऑलरेडी 2 साल से लॉन्ग डिस्टेंस में थे। तो मैंने कहा कि अब करियर को चूज करूंगी, बीवी को, मैंने कहा बीवी को चूज करते हैं, और गिफ्ट में करियर मिल गया। मैं छोटी सी जगह कर्नाटका में जाके सीधा बेल्जियम से वहाँ काम किया, बट वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई। उस कॉलेज में मुझे, उस कॉलेज का नाम है एस निजलिंगप्पा मेडिकल कॉलेज, बागलकोट नाम की जगह है नॉर्थ कर्नाटका में। वहाँ पे उस छोटी सी जगह के अंदर मुझे मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी का काम मिलने लगा। अच्छा। वो पेशेंट जो कन्नड़ा बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते थे, इंग्लिश नहीं बोलते थे, वो मुझे दिखाने आते थे, मिलने आते थे। अच्छा।
और 6 महीने में वर्ड ऑफ माउथ होने लग गया बहुत अच्छा क्रिएट। तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है? नहीं, मेरे को आप आई वाज सरप्राइज्ड एट दैट। अच्छा, मेरे साथ मेरा रेजिडेंट बैठता था जो कन्नड़ बोलता था, अच्छा, मैं हिंदी बोलता था, वो उसको ट्रांसलेट करता था, वो सिम्टम ट्रांसलेट मुझे बताता था, हाँ, वो ट्रीटमेंट समझाता था, मैं उसको। तो अच्छा, मुझे अच्छा। लगा कि देखो, एक नोशन था कि मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको तो टायर 1 सिटी मेट्रो में ही रहना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। बट बागलकोट जाके मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी पेन जरूरत- कहाँ नहीं है। उसकी जरूरत हर जगह है। जरूरत तो हर जगह है, हाँ। पेशेंट परेशान तो लोग, ऐसा तो नहीं है कि शहर वाले पेशेंट्स को दर्द होता है, गांव वाले, तो दर्द तो हर जगह है, सफरिंग तो हर जगह है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स फील्ड में जो लोग हैं उनको ही ये पेन है, वो तो इंजरी तो किसी को भी हो सकती है। स्पोर्ट्स, सो कॉल्ड स्पोर्ट्स इंजरीज किसी को भी हो सकती हैं। अगर हाँ। मैं महीने में अगर 10 टेनिस एल्बो के पेशेंट देखता हूँ तो उनमें से 8 हाउसवाइफ होती हैं। अच्छा। एक नॉर्मल पर्सन होता है आदमी, हम्म। और एक होता है स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, अच्छा। तो ये सब ओवरयूज इंजरीज होती हैं, उस पर हम आई थिंक आएंगे उस पर भी आगे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मोस्टली जो 8 एग्जाम्पल दिया आपने, 8 हाउसवाइफ ही होती है, तो उनको जो मेजर इंजरी क्या होती है, जो आप कॉमन इंजरी क्या आपने पाई? कॉमन इंजरी देखो, कोई भी हम इंजरी की बात करें, इंजरी क्या है, व्हाट इज इंजरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजरी इज एक नॉर्मल हेल्दी टिश्यू था, वो डैमेज हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये वॉच है, इसको तोड़ने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक, मैं इसको फोर्स पावर लगाऊं बहुत और उसको तोड़ दूं। दूसरा तरीका है मैं इसको डेली खींचता रहूं, खींचता रहूं, खींचता रहूं, उस टाइम बाद ये वीक हो जाएगा यहाँ से, और एक दिन ये थोड़े से फोर्स से कट करके टूट जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल एंड डिफरेंस बिटवीन acute injuries and overuse injuries. Most of the injuries overuse injuries होती हैं। अच्छा। acute injuries होती हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मुझे जोर से किसी ने किक मारी, और मेरा ये हेल्दी स्ट्रक्चर एग्जांपल दे रहा हूँ, हेल्दी स्ट्रक्चर था, टिश्यू हेल्दी था, वो टूट गया मैसिव फोर्स की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया, वो है acute injuries। But most of the injuries acute injuries नहीं होती। Most of the injuries overuse injuries होती हैं, कुएं की रस्सी की तरह होती हैं। अब पानी निकालते जाओगे, रस्सी पतली होती जाएगी, रेशे निकलते जाएंगे, और एक दिन वो थोड़े से फोर्स से कट करके टूट जाएगी। तो अब ओवरयूज इंजरीज स्पोर्ट्स पर्सन में भी हो सकती हैं, क्योंकि वो अब टेनिस प्लेयर है कोई, तो वो दिन रात टेनिस खेल रहा है, वो दिन में 10,000 या 2,000 फोरहैंड मार रहा है, 3,000 बैकहैंड मार रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स को ज्यादा यूज कर रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टेंडन को ज्यादा यूज कर रहा है। जो कोई बास्केटबॉल प्लेयर है तो वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल को ज्यादा यूज कर रहा है। क्रिकेटर है, क्रिकेटर में भी फास्ट बॉलर पर्टिकुलर यूज ज्यादा कर रहा है, स्पिनर का दूसरे यूज हो रही हैं। तो डिपेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स इंजरीज बदलती जाती हैं, बिकॉज वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को ओवर यूज कर रहे हैं। सो इंजरीज भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होती हैं। तो अब ओवर यूज इंडियन सिनारियों के अंदर जो होम मेकर्स होती हैं उनसे ज्यादा ओवर यूज कोई नहीं करता। अच्छा। अब इंडियन जो होम मेकर है वो हफ्ते में 7 दिन आटा लगा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, ब्रूम कर रहे हैं, हाथ से कपड़े धो रहे हैं। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट इन इंडिया, थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, ऑटोमाइज हो रही हैं चीजें, डिपेंडेंसी होम मेकर्स पे कम हो रही है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज इवॉल्विंग। बट स्टिल विलेजेस में, छोटी जगह, उनको ही मैक्सिमम घर के वर्क करने पड़ते हैं, और उनको ये मतलब एक उनकी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है। एक स्पोर्ट्स पर्सन जो आजकल ढंग का स्पोर्ट्स पर्सन, उसको पता है कि हफ्ते में 7 दिन नहीं खेलना, वो 5 दिन खेलता है, 4 दिन खेलता है, 2 दिन जिम करता है, स्ट्रेंथ बनाता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बिल्ड करता है, और फिर उनको यूज करता है। तो आप मसल को स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनाओगे तो यूज करोगे तो डैमेज होनी है। कुएं की रस्सी को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, बट बॉडी की रस्सियों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जिम जाके, वेट ट्रेनिंग से। हाउस वाइफ नहीं करती वो। एक स्पोर्ट्स पर्सन के पास न्यूट्रिशनिस्ट होता है, उसका जिम ट्रेनर है, उसका कोच है, वो रात को 8 घंटे सोता है, वो डाइट लेता है। हाउस वाइफ के पास कहाँ है वो? तो ओवर यूज इंजरीज, और स्पोर्ट्स पर्सन का नंबर कितना है इंडिया में? अगर हम नंबर की बात करें तो एक स्मॉल नंबर होगा। नंबर ऑफ हाउस वाइफ इन द कंट्री
उसके 50 गुना 100 गुना होंगी। हम्म, तो जो एक होती है, 2 टर्म्स होती है हमारी मेडिसिन में, एक होती है इंसिडेंस और एक होता है प्रेवलेंस। हम्म, इंसिडेंस मतलब कि 100 में से कितने लोगों को होगा, हाँ, और प्रेवलेंस है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल विद दिस इंजरी इंडिया में इतने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हाउस वाइफ्स ज्यादा है। विद इंजरीज, सो कॉल्ड स्पोर्ट्स इंजरी। टेनिस एल्बो तो स्पोर्ट्स इंजरी है ना, हाँ हाँ, बट टेनिस एल्बो हाउस वाइफ में ज्यादा हो रहा है। अच्छा अच्छा, अकीलिस टेंडन की इंजरी है, प्लांटर फेशिया की इंजरी है, ये हाउस वाइफ में ज्यादा है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हाउस वाइफ में ज्यादा है। रोटेटर कफ टेयर सो कॉल्ड इंजरी है, और लेडी आती है, मैं देखता हूँ, एग्जामिन करते हैं, मैं बोलता हूँ कि आपको तो पार्शियल या कंप्लीट रोटेटर कफ टेयर है। टिपिकल रिप्लाई होता है, बट मैं तो कुछ करती ही नहीं, मैं तो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलती, मैं कुछ नहीं करती। बट आपसे ज्यादा ओवर यूज तो कोई कर ही नहीं रहा है। आप किचन के अंदर सामान उठा के रख रहे हो, हाँ, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो बेसिकली इससे आपको एक्यूट इंजरीज, ओवर यूज इंजरीज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो अगर सिर्फ किसी एक कॉमन इंजरी अगर वैसे अपन आइडेंटिफाई करना चाहें, हाउस वाइफ्स को, जो आपने पाया होगा कि हाउस वाइफ्स को ये इंजरी तो ज़्यादातर आपने पाई कॉमन इंजरी, वो कौन सी है? हील पेन हील पे, बहुत कॉमन, अच्छा, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी का Okay. अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थ ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कार्टिलेज घिस गई, जॉइंट की 2 सरफेस होते हैं, उसके बीच में कार्टिलेज होती है कवरिंग, जो हाँ। बोन को प्रिजर्व करती है। वो वो कार्टिलेज जब घिस जाती है तो वो कहते हैं कि जॉइंट खत्म हो गया, रिप्लेस कर दो। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी ओवर यूज इंजरी है। अच्छा अच्छा, जॉइंट्स की अर्थराइटिस होती है, ये भी ओवर यूज इंजरीज हैं। कार का टायर होता है, कार के टायर के ऊपर ट्रेड होता है, तो वो जो कार्टिलेज है जॉइंट की, वो कार के टायर का ट्रेड है। कार का टायर जो घिसता है वो ओवर यूज इंजरी है। तो जॉइंट का अर्थराइटिस भी ओवर यूज इंजरी है। तो गौरव जी, ऐसी क्या चीज़ हाउसवाइफ्स को करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, उनको क्या बदलाव लाना चाहिए कि वो इन इंजरी को अवॉइड कर पाए? सारा काम अगर घर में 2 लेडीज हैं हाँ हाँ, तो रोटेशन से करना चाहिए, ओके, स्पोर्ट्स पर्सन की तरह। 7 की 7 दिन, 30 दिन इन अ मंथ एंड 12 मंथ इन अ ईयर, मतलब 365 डेज इन अ ईयर सेम काम को नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप कर सकते हो तो हाउस हेल्प की मदद लो, लेट समवन हेल्प यू, आप सुपरवाइज करो। और काम करने हैं तो डेली सेम रूटीन मत करो, आज ये कर लो, कल वो कर लो, कल वो कर लो, आपस में डिवीजन ऑफ वर्क कर लो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने न्यूट्रिशन और स्लीप का खुद ध्यान रखो। और अगर किसी फॉर्म की आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं तो वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है इनफैक्ट, जो लोग, जिसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। आप एक अंकल को मिलते हैं, 50 साल 50 साल के आदमी को मिलते हैं, और आप 4 साल बाद उनको फिर मिलते हैं, आप बोलते हैं अंकल आप तो एकदम पतले हो गए। तो अंकल पतले नहीं हुए, अंकल की मसल मास गायब हो गया है। तो उस कंडीशन को कहते हैं सार्कोपीनिया। तो अंकल की अब केवल स्किन बची है और उसके नीचे फैट है और उसके नीचे बोन है, बीच में जो मसल थी, मसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग इसको ऑर्गन भी बोलते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेटाबॉलिक, स्ट्रेंथ, सब कुछ जो है। ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है मसल मास लॉस है, तो मसल मास बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के लिए। तो आप जो डिफरेंस देखोगे, एक 70 साल के जो आदमी है जो एकदम लोग बोलते हैं कि फिट है, वो आप कभी भी देख लेना, बिना मसल वाला आदमी नहीं होगा, उसकी हमेशा मसल मास अच्छी होगी। और जो एकदम थिन है वो कभी बिना मसल के हैं, जो थिन तो मसल वाला भी हो सकता है, लीन कहते हैं उसको, बट मसल होना एक अच्छी लॉन्गेविटी ऑफ हेल्थ के लिए क्रिटिकल है। तो वेट ट्रेनिंग ओल्ड एज के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी यंग एज में नहीं है। अच्छा, यंग एज में तो हम कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी। ओके, तो ओल्ड एज में एल्डरलीज के लिए मैं तो कहता हूँ जिम ज्वाइन करना यंग लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको हैवी वेट्स नहीं करना है, हमें वेट लाइट ही करना है। हैवी वेट नहीं करने भी कॉमन मिस्टेक है। मेरे एक मित्र है, रेडियोलॉजिस्ट ही है, वो फादर और बेटा दोनों जिम जा रहे थे, तो जो ट्रेनर है वो उनको पंप कर रहा है कि बेटे जितना करना है, बेटे जितना करना है। वो 6 महीने बाद मेरे पास आ गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोनों शोल्डर में, चेक किया तो दोनों
रोटेटर कफ टेयर कंप्लीट फट गया है। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था ओवर एंथुजियाज्म। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कुएं की रस्सी वीक हो चुकी है, तो आपको उस पर लोड कम करना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हो कि ओल्ड एज में ज्यादा रिक्वायरमेंट है यंग एज से ज्यादा, बट एट द सेम और टाइम उसमें भी कम वेट हो। एट द सेम टाइम आपको बैलेंस, हर चीज को बैलेंस करना होगा, है ना, एक मिड लाइन करनी है। कुछ भी नाइदर दिस एक्सट्रीम नॉट दैट एक्सट्रीम, बिकॉज दोनों साइड से फिर की बातों से ये क्लियर हो रहा है हमें कि एज अ हाउसवाइफ बहुत सी चीज़ें अननोटिस रह जाती हैं, वो अपने हेल्थ को इतना रिगार्ड नहीं करते, और पार्टनर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल अगर एक हेल्दी लाइफ जीना है तो बैलेंस ज़रूरी है कि प्रॉपर टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें, और टू मच स्ट्रेचिंग नहीं करें कि एक ही टाइम पे सारा काम कर रहे हैं, या रेगुलरली एक ही चीज़, एक ही मूवमेंट रेगुलरली हो रहा है, वो भी सही नहीं रहता। क्योंकि डिवीजन और लेबर करें विद इन फैमिली भी, हाँ, और रोटेशन से काम करें सब। हाँ, और बच्चे हैं तो बेटा है तो उसको भी काम करना सिखाओ, और डिस्ट्रीब्यूट करें। और टू मच एक ही, जैसे बात सारी कुल मिला के ये निकल के आती है कि हम एक ही बॉडी पार्ट को जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, जितना ज़्यादा ओवर यूज करेंगे, तो वो देखो प्रॉब्लम सिंपल सा है। जब हम किसी स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने आज टेनिस खेला और मैंने 500 फोरहैंड मारे, हाँ, कुछ माइक्रो लेवल पे स्ट्रक्चरल डैमेज होगा ही होगा। इसीलिए अगले दिन हमें हल्की सी सोरनेस मिलती है। वो सोरनेस क्या मिलती है? उसके दो कारण है। एक तो बॉडी वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज करती है। तो वो कुएं की रस्सी और हमारे बीच में डिफरेंस क्या है? कुएं की रस्सी हील नहीं हो सकती। हमारी बॉडी का एक्सीलेंट रीजनरेशन है। मुझे कट लगता है, क्या करता हूँ? बैंडेज लगाता हूँ, अगले दिन देखता हूँ नया स्किन बनना शुरू हो जाता है। बट जब कट लगता है उसके बाद पहली चीज क्या होती है? स्वेलिंग होती है। तो हीलिंग के लिए स्वेलिंग जरूरी है। स्वेलिंग क्या है? बेसिकली इंक्रीज ब्लड। ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉडी को मिलते हैं, तो बॉडी हील करती है। तो जब मैं स्ट्रक्चर यूज करूंगा तो कुछ इंजरी होगी। हम जब रात को अच्छा रेस्ट लेंगे, हमारी प्रॉपर स्लीप होगी, उसमें REM और NREM दोनों स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारी बॉडी रिकवर करेगी, रीजनरेशन करेगी। रिकवर मतलब क्या? रीजनरेशन। हमने डीजनरेशन किया यूज करके, अब बॉडी उसको रीजनरेट करेगी। वो ठीक हो गया, बट हम रात को ना तो ढंग से सोए, ना हमने प्रॉपर खाना खाया, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है चीजें कि उनको यूज करे बॉडी रीजनरेशन करने के लिए, और हमने सुबह उठते फिर वो काम शुरू कर दिया। तो आपने जो डीजनरेट कल किया था वो आज पूरा रीजनरेट हुआ ही नहीं है। आपने आज उसको फिर थोड़ा डीजनरेट किया, और आप डीजनरेशन को एड ऑन करते गए। तो आपने बेसिकली डीजनरेटिव फोर्सेस और रीजनरेटिव फोर्सेस के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, और डीजनरेटिव ज्यादा चला गया। और फिर वहां से वो होता है कि वो टेंडन पूरा फट गया, वो लिगामेंट फट गया, वो सारी इंजरीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, वो सब कुछ वहां से आता है। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आती है कि एक तो एक्यूट जो इंजरी है और ओवर यूज जो इंजरी है, उसकी सिचुएशन तभी डेवलप होती है जब हम थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं उस इंजरी, एक्यूट ओवर यूज इंजरीज में। एक्यूट इंजरी को अगर हमने कैजुअली ले लिया तो वो लंबे समय में एक्यूट इंजरी, देखो एक्यूट इंजरी ओवर यूज इंजरी में कन्वर्ट नहीं होगी। एक्यूट इंजरी के 3 आउटकम है पॉसिबल। अच्छा, कि एक, कंप्लीटली कोई चीज टूट गई। एक्यूट इंजरी क्या है? कोई चीज टूट गई। अच्छा, वो मसल हो सकती है, वो टेंडन हो सकता है, लिगामेंट हो सकता है, वो बोन हो सकती है, वो कार्टिलेज हो सकती है, वो इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई चीज टूट गई तो वो पूरी टूट गई, तो बॉडी उसको हील नहीं कर सकती। जैसे मुझे मेरे यहाँ कट लगा और कट वाइड हो गया, तो क्या करते हैं? स्टिच कराते हैं जाके। क्योंकि जब तक कोई दो टिश्यू कांटेक्ट में नहीं होंगे उनके बीच हीलिंग नहीं हो सकती। अच्छा, तो अगर कोई चीज पूरी टूट गई तो वो सर्जिकल केस है, स्ट्रेट अवे सर्जन उसको रिपेयर करेगा। कोई चीज नहीं टूटी तो वो हील हो जाती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में आपको इसलिए समझा रहा हूँ, एक्यूट इंजरी के 3 आउटकम हो सकते हैं। कि कोई चीज कंप्लीटली टूट गई तो सर्जन रिपेयर करके कुछ नहीं कर सकता। कोई चीज कंप्लीटली नहीं टूटी, पार्शियली टूटी है, बट उसके एजेस साथ में है, बॉडी उसको हील कर लेगी। अगर आप उसको रेस्ट देंगे, बॉडी उसको हील कर लेगी।
प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको एक्यूट इंजरी हुई, हाँ हाँ आप स्पोर्ट्स पर्सन हो हाँ हाँ या आप हाउसवाइफ हो या आप कोई भी हो, हाँ हाँ और आपने उसको हील होने का मौका ही नहीं दिया। हम्म, मेरे यहाँ नी में चोट लगी थी 3 वीक्स पहले डाइव मारते हुए, हम्म, आज भी हील हो रहा है, हम्म, 3 वीक्स हो गए, अच्छा आज भी हील हो रहा है। बट मैं इसको बीच में डिसरप्ट कर दूं, हम्म, 2 दिन बाद फिर डाइव मार दूं, हम्म, 1 हफ्ते बाद फिर डाइव मार दूं, correct, तो क्या 3 वीक्स क्या 3 मंथ से भी हील नहीं होगा। हम्म, फिर वो एक्यूट इंजरी हम्म, जिसको आपने हील नहीं होने दिया, हाँ हाँ वो क्रोनिक इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। correct, So that is not a overuse injury. हम्म, That is an acute injury which you never allowed to heal. फिर it's a chronic injury. So overuse injury तो वैसे ही chronic होती है नेचर में, हाँ हाँ but acute injury can be converted into chronic injuries हम्म, by not allowing them to heal. हम्म। तो यूजुअली तो अगर कोई ऐसी एक्यूट इंजरी हुई है जो कि जहाँ पे बोन ही टूट गया हो, तब तो कुछ किया नहीं जा सकता, उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी स्ट्रक्चर अगर टूट के अलग हो गया, उसमें बीच में गैप आ गया, तब तो चाहे वो टेंडन हो, चाहे वो लिगामेंट, चाहे वो बोन, चाहे वो कार्टिलेज, हम्म, तो उसको उसकी एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो गई, राइट, ठीक है। अब वो एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो गई तो एनाटॉमी को तो रिस्टोर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, तो उस केस में सर्जरी इज द ओनली हाँ, ऑप्शन। बाकी अगर जहाँ पे सिचुएशन है कि बोन नहीं टूटा है, या जो आपने अभी एग्जांपल्स दिए कार्टिलेज, इन सब ये चीज अगर नहीं टूटी, कोई स्ट्रक्चर नहीं टूटा है वहाँ टूटा है पे, बट टूट के अलग नहीं हुआ, टूट के उसके अलग- एजेस साथ में है। हाँ टूट के अलग नहीं हुआ, अब उसको टाइम दो, बॉडी अपने आप हील कर अपने लेगी, आप हील हो जाएगी। बॉडी इज अ मास्टर। हाँ, और अगर उसमें भी अगर हमने उसमें थोड़ा सा कैजुअल हो गए, तो वो चीज बढ़ के ओवर फिर वो हो जाती है, क्रोनिक इंजरी में कन्वर्ट हो क्रोनिक इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि वो अगर इस तरह की इंजरी हो तो तुरंत डॉक्टर्स को दिखाएं, ताकि वो रिजॉल्व हो। ऐसा अपने एंड पे उस चीज़ को कैजुअली लेके ये सोच के नहीं करें कि हमारा फ्यूचर इस पे अटका हुआ है, क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अगर वो टेम्प्रेरी अपने करियर के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए इसको सेकेंडरी बना लेंगे, तो ये लॉन्ग रन में बहुत दिक्कत हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, बजाय वो टेम्प्रेरी तो सेटिस्फैक्शन। इंजरी केवल एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं, हर किसी के लिए हाँ, बहुत जरूरी है, राइट, बिकॉज अगर आपको लेट्स से अगर किसी को कैंसर है, हाँ हाँ, तो या तो सफरिंग ठीक हो जाएगी या सफरिंग से आप रिलीव हो जाएंगे। बट अगर आपको कोई क्रोनिक पेन है, आप 5 साल से 10 साल से उस पेन से परेशान हैं, तो आपको उस जिंदगी भर अनलेस आप उसको फिक्स नहीं करेंगे, आपको उस पेन के साथ रहना है। पेन is not only injury, it after chronic pain most of the times becomes a psychological impairment. वो इंसान की फंक्शनिंग को भी ऑल्टर करने लग जाता है। देखो आपका मूड क्या है, केमिकल्स ही तो हैं सब, तो क्रोनिक पेन के बॉडी के अंदर ये केमिकल्स वगैरह डिप्लीट हो जाते हैं। डोपामीन है, जो फील गुड केमिकल्स हैं, वो उनका डिप्लीशन हो जाता है, बिकॉज ब्रेन इज क्रोनिकली इरिटेटेड बाय कांस्टेंट पेन सिग्नल, जो नर्व लेके जाई जा रही है, तो ब्रेन भी इरिटेट हो जाती है, तो उस इंसान के लाइफ में रिस्पॉन्सेज भी ऑल्टर होने लग जाते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इटसेल्फ डाउन जाने लग जाती है। तो इट इज नॉट ओनली अ स्पोर्ट्स पर्सन जिसके लिए इंजरी से ठीक होना इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंजरी से ठीक होना इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अपनी हेल्थ को प्राइमरी रखो, बट शुरुआत से ही स्पोर्ट्स में भी रुचि रखो, और इंश्योर करो कि अपन अच्छा खाएं, बैलेंस रखें, और अपनी लाइफ को इस तरह से अपन लीड करें कि ऐसा नहीं हो कि हमें उस सिचुएशन तक पहुंचना पड़े कि वो रिकवरी होगी। क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हो, अगर कोई सर्जरी होती है या कोई इस तरह का पेन होता है, उसका लॉन्ग रन में ब्रेन से रिलेशन है, मेंटली उसका रिलेशन है, तो उसको वो प्रॉब्लम होगी कि क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी नहीं हो पाएगी। बहुत सारे पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, कुछ लोग साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिए जाते हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि 5 साल से दर्द है बट उसका कॉज ही नहीं मिला, तो काफी बार इन पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट का भेजा जाता है बोल के कि इसको कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, कुछ दिक्कत तो है नहीं, हमें ढूंढ ली मिल नहीं रही, तो उसका दिमाग ठीक करो। बट ऑलमोस्ट 95% केसेस में कॉजेज होते हैं जो पिक नहीं हुए, तो
तो जो आप बोल रहे थे कि लैक्यूना क्या था, लैक्यूना ये था जो एड्रेस करना चाहते थे हाँ कि एक बहुत पिन पॉइंट प्रिसाइज मैनेजमेंट हो, राइट फ्रॉम डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस, इमेजिंग डायग्नोसिस, एंड जो उसका ट्रीटमेंट होना है प्रिसाइज वो डे वन से हो, नॉट आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years और 4 years। एंड देखो किसी भी चीज के 4 ही ट्रीटमेंट संभव है ब्रॉड, अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। मस्कुलोस्केलेटल पेन इंजरीज की बात कर रहा हूँ मैं, स्पोर्ट्स इंजरीज, रेस्ट, फिजियोथेरेपी, सर्जरी, 3 ऑप्शंस हो गए। और चौथा एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट ऑप्शन है विच इज कॉल्ड मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस, अच्छा नॉन सर्जिकल ओपीडी बेस्ड इंटरवेंशन, जिसमें हम एक अल्ट्रासाउंड गाइडेंस या सीटी गाइडेंस या सियाम गाइडेंस में केवल एक नीडल एंट्री से काम करके बाहर आ जाते हैं, और उससे काफी सारी चीजें। तो ये सर्जरी का ऑल्टरनेटिव है क्या? नहीं, देखो ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज रिप्लेसेबल है एक दूसरे से। जो पेशेंट सर्जरी से ठीक होगा वो पेशेंट बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता। आप माने या ना माने आपकी मर्जी है, आप कराएं या नहीं कराएं फिर आपकी मर्जी है, बट सर्जरी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अगर सर्जिकल इंडिकेशन है तो। क्लियर। सिमिलरली जो पेशेंट फिजियोथेरेपी से ठीक होगा वो पेशेंट ना सर्जरी से ठीक होगा ना इंटरवेंशन से ठीक होगा। तो और जो पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं है बट फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए सारे मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस आते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसको कहते हैं रीजनरेटिव इंटरवेंशंस, जिसमें हम बॉडी के ही अलग अलग सेल्स, टिश्यू यूज करते हैं, या तो ब्लड यूज करते हैं या बोन मैरो यूज करते हैं या फैट यूज करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, और हमारी ही बॉडी के सेल्स जो हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको कंसंट्रेट करके इंजरी साइट पे री इंजेक्ट करते हैं, उनको डिपॉजिट करते हैं और एक पुरानी इंजरी को फ्रेश इंजरी में तब्दील करते हैं। फिर बॉडी ही वहाँ से वापस री हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है। तो गौरव जी, आप इतने टाइम से इस लाइन में हैं, आप मेडिकल फील्ड में हर चीज़ को आप अपनी फील्ड में तो ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे, और आपके फील्ड के बियॉन्ड भी आप ऑब्जर्व करते होंगे कि क्या चल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स। तो जो बात आपने अभी कही फिजियोथेरेपी वाली और मिनिमम इन्वेजन वाली, मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस, तो ये दोनों चीज़ें आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या कि इन दोनों चीज़ों से कोई चीज़ सॉल्व हो सकती थी लेकिन फिर भी आउट ऑफ बिजनेस क्यूरियोसिटी सजेस्ट कर दिया जाता है कि सर्जरी करवा लो? मैं इस पे कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा। देखो कोई भी डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा, मुझे नहीं लगता आज तक हिस्ट्री की अंदर कभी ऐसा कोई डॉक्टर रहा होगा जो नहीं चाहता मेरा पेशेंट ठीक हो। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स कि पेशेंट सही हो, कोई पेशेंट नुकसान नहीं चाहता। सबके ट्रीटमेंट करने के तरीके अलग होते हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबके ट्रेनिंग बैकग्राउंड्स अलग रहे होते हैं। दैट्स व्हाई डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट, डिफरेंट तरीके होते हैं। तो ये बहुत ही एक बहुत ही मतलब वेरिड प्रैक्टिसेस होती है। तो वी कैन नॉट मतलब लेबल एनीथिंग और कमेंट एनीथिंग ऑन इट कि ये ऐसा कर रहे हैं तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सेम चीज कई बार आते हैं पेशेंट्स, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो ये बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं। मैंने कहा आप 4 डॉक्टर्स और मिलो, हो सकता है कुछ 3 नई चीजें और मिले। मैं तो आपसे केवल वो शेयर कर सकता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, और जो बोल रहे हैं ना वो गलत है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो उनका तरीका है, ये मेरा तरीका है। तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर किसी बैकग्राउंड और ट्रेनिंग अलग होती है, और उस वजह से हर किसी के ट्रीट करने के तरीके अलग होते हैं। तो अगर अपन यूजुअली इंजरी की बात करें तो बुजुर्गों में भी हमने देखा है कि वो नी से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको रेगुलरली रही है, और हाउस वाइफ में भी हो जाता है ये चीज़, और स्पोर्ट्स पर्सन को भी होता है। तो नॉर्मली जब नी सर्जरी को ही सजेस्ट किया जाता है एक सिचुएशन के बाद, एक स्टेज के बाद नी सर्जरी का ही बोला जाता है कि नी सर्जरी कराई जाए। तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में या फिर ग्लोबली लोग अगर कोई हैबिट्स को चुने तो ये नी सर्जरी वाला प्रॉब्लम कम हो सकता है? मतलब उस सिचुएशन तक लोग पहुँचे ही नहीं।
बिल्कुल। ऐसा हो सकता है क्या? बहुत सिंपल चीजें हैं जो फॉलो करेंगे तो अच्छा सर्जरी आधी हो जाएंगी। अच्छा अच्छा। तो देखो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है पूरा फिजिक्स है, हाँ हाँ। पूरी फिजिक्स है। ओके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गाड़ी का टायर है वियर एंड टियर। हम्म। मेरी गाड़ी का अलाइनमेंट बैलेंसिंग खराब है, हम्म। तो मेरा गाड़ी का टायर 60,000 किलोमीटर चलने की बजाय हम्म। 20,000 पे ही खत्म हो जाएगा, हम्म। राइट? राइट। मेरे ह्यूमन बॉडी भी तो, अब मैं चल रहा हूँ, हम्म। अब मैं वॉक कर रहा हूँ, हम्म। तो जो इंसान वॉक करेगा ही नहीं, हम्म। उसका नी जॉइंट कभी डैमेज नहीं होगा। बट क्या वो सॉल्यूशन है? उसका और बहुत कुछ डैमेज हो जाएगा, हाँ हाँ। है ना? तो मगर मैं चल रहा हूँ, हम्म। तो क्या मेरे मसल्स वीक हैं? हम्म। बिकॉज अगर मेरे मसल्स वीक हैं, मेरी क्वाड्रिसेप्स, मेरी वास्टस, मेरी बाकी थाई की मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, मेरी काफ, ये सब अगर वीक हैं, तो मेरा जो वेट ऊपर बाकी बॉडी का वेट है, हाँ हाँ। वो मैक्सिमम विल बी बोर्न बाय द बोन, एंड दो बोन्स के बीच में होती है कार्टिलेज, जो उस टायर के ट्रेड की तरह है। तो उस पे लोड बढ़ जाएगा, उस पे लोड बढ़ जाएगा, तो उसका वियर एंड टियर फास्ट होगा। ठीक है, नंबर चीज वो वन। नंबर टू, जब पेन स्टार्ट ही हुआ है, हाँ हाँ। इसका मतलब आपका डिजीज, आपका वियर एंड टियर अभी चालू हुआ या थोड़ा सा इंटरमीडिएट टाइप हुआ है, एडवांस नहीं हुआ। बट लोग उस हल्के पेन को पार्ट ऑफ लाइफ मान के 5-6 साल 7 साल खींच जाते हैं। अच्छा। और फिर वो उस स्टेज पे जाते हैं जब बोले अब बेटा पेन टॉलरेट नहीं हो रहा, हाँ। अब मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ, मेरी मॉर्निंग वॉक रुक गई है। पहले मैं पेन के साथ चलता था, कोई बोलता था मैं तेल लगा लेता हूँ बेटा फिर ठीक लगता है, कोई बोलता मैं नी कैप लगा के वॉक कर लेता हूँ तो ठीक लगता है। तो नंबर वन, आप अपने फिजिक्स को सही रखें, आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें। फिर से कमिंग बैक टू मसल्स, आप अपने शूज सही रखें, कंफर्टेबल फुटवियर हो, बिकॉज शूज अनकंफर्टेबल हैं तो अगेन पूरी फिजिक्स ऑल्टर हो जाती है वेट बियरिंग की। ओके। तो ये बेसिक चीजें हैं। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन और वो सब अलग है। देन अगर आपको किसी भी प्रकार का पेन स्टार्ट हो रहा है, तो जब पेन स्टार्ट हो रहा है, आप उसके लिए अटेंशन जब सीख करें, रादर देन पेन बहुत एडवांस हो। तो पेन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब कार्टिलेज डैमेज अभी अर्ली है। तो मैंने डॉक्टर से जाके मिला, डॉक्टर ने मुझे बोला आपकी मसल्स वीक हैं, इनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो मेरा लोड हट जाएगा, कम हो जाएगा जॉइंट पे से, मेरी बची हुई कार्टिलेज का वियर एंड टियर लंबे टाइम चलेगा। ठीक है। दूसरा, आजकल जैसे मैंने बोला बहुत सारे रीजनरेटिव इंटरवेंशंस होते हैं। मेरी कार्टिलेज 30% लॉस हुई है, उसको मैं टू अ सर्टेन डिग्री रीजनरेट कर सकता हूँ। एंड जो फर्दर डिजेनरेशन होगा कार्टिलेज का, उसको आप ही के सेल्स को वहां से उनसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उसका वियर एंड टियर को और कम कर सकता हूँ। तो अब जो 70% कार्टिलेज जो अगले शायद 3 साल में खत्म हो जाती, वो 10 साल चलेगी शायद। मैं ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, मतलब एक आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं। बट आप जब जा रहे हो, जब आपकी कार्टिलेज बची 5% है, तो अब क्या रीजनरेट कर लेगा कोई, और मसल स्ट्रॉन्ग करे क्या कर लेगा? तो पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सबकॉन्ड्रल जो बोन है उस पे लोड जा रहा है और उसकी नर्व एंडिंग्स काफी ज्यादा होती हैं, तो आपको पेन हो रहा है। देखो, नर्व्स के 2 काम होते हैं, ब्रेन से सिग्नल लेके जाना। मैंने सोचा कि मेरी मसल मूव करेगी, तो मेरी ये नर्व सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से लेते हुए गई है और ये इसने इसको मसल को कॉन्ट्रैक्शन किया है, तो मूवमेंट कर पाया। दूसरा नर्व का काम होता है सेंसेशन का सिग्नल वापस ब्रेन में लेके जाना, और उसमें से एक सेंसेशन है पेन। तो बेसिकली एक केमिकल रिलीज होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट ऑलवेज, पेन इज अ सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम। पेन इज अ, मैं पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ, कार के आपके डैशबोर्ड में रेड लाइट जलती है, वो क्यों बनाई है? वो इसलिए बनाई है, वो आपको बताने के लिए कि इसको वर्कशॉप ले जाओ, कुछ प्रॉब्लम है। तो पेन वही डैशबोर्ड की रेड लाइट है और वर्कशॉप डॉक्टर है। आप जाके मिलो, पता करो क्या कॉज है, और उसको अर्ली स्टेज में ही फिक्स कर लो। अर्ली स्टेज में फिक्स कर लोगे तो ट्रीटमेंट सिंपलर होगा, जल्दी होगा, रिजल्ट्स बेटर आएंगे। जितना वियर एंड टियर बढ़ेगा, ट्रीटमेंट की डिग्री, उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली वो भी इन्वॉल्व होती है, वो भी बढ़ती जाएगी, और आउटकम्स भी उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर फिजिक्स इतना इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि जो अपना अपर बॉडी का पार्ट है उसके लिए जो लोअर बॉडी पार्ट है
उसको इक्वली स्ट्रांग रहना पड़ेगा ताकि वो अपने अपर बॉडी पार्ट को संभाल पाए। सारी मसल्स आपकी बॉडी की स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर लोग जिम भी करते हैं तो लोग ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि अपर बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, जो दिख रहा है वही स्ट्रांग बना रहे हैं। और जो इंडियन कहते हैं ना, इंडियंस हैव चिकन लेग्स। मैं आज की तारीख में बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम देखता हूँ, पेशेंट्स को प्रॉब्लम है हिप रीजन में पेन है बैठने पे। आप जब बैठ रहे हो तो आपकी आप हिप की मसल्स जो हैं वो आपकी बोन और नीचे सरफेस के बीच में दिन में 12-12 घंटे दब रही हैं। तो आप किसी भी चीज को 12 घंटे क्रश करोगे तो डैमेज होगी ना। तो वो ऑलरेडी वीक थी, आप उसको डैमेज कर रहे हो। फिर आप चाह रहे हो कि आप संडे को क्रिकेट मैच खेलो तो आप जॉन्टी रोड जैसी परफॉर्मेंस दे के आओ। तो आप एक वीक एंड डैमेज मसल को फिर और डैमेज कर रहे हो, परफॉर्मेंस निकालना चाह रहे हो उससे, और फिर आपकी वो मसल और डैमेज हो जाती है। तो आज की तारीख में बहुत कॉमन प्रॉब्लम देख रहा हूँ पेशेंट्स को है, डीप ग्लूटियल पेन सिंड्रोम कहते हैं उसको। तो हिप के अंदर पेन। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉडी का पूरा प्रपोर्शन इक्वल होना चाहिए, शूज़ अच्छे पहनने चाहिए सबको, कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए। और मसल्स और कार्टिलेज का सारा मामला है, तो मसल स्ट्रांग होने चाहिए और कार्टिलेज भी ज़्यादा लेवल तक गिरने नहीं चाहिए। कार्टिलेज तो देखो वही है कि फिजिक्स गड़बड़ है, चाहे वो मसल्स कम की वजह से, चाहे शूज खराब, चाहे आपका पोस्चर खराब, जो भी कारण है उससे कार्टिलेज वियर एंड टियर बढ़ जाएगा। तो अगर दर्द चालू हो रहा है तो एटलीस्ट जल्दी जाके मिल लो ताकि आपकी जो भी फिजिक्स गड़बड़ है वो डॉक्टर सही करा सके। और कार्टिलेज अगर उस लेवल पे है कि रीजनरेट करी जा सकती है तो उसको रीजनरेट कर दिया जाए। तो ये बात तो आपने बता दी कि अपने को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमें सर्जरी के लेवल तक नहीं पहुँचे, तो हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन हम वो इससे पहले का क्या है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाएं कि हम उस सिचुएशन तक पहुँचे ही नहीं जहाँ पे हमारा मसल्स लूज़ हो रहा है, हमारे मसल्स ठीक नहीं है या फिर हमारे कार्टिलेज वीक हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन तक हम कैसे पहुँचे नहीं। जो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि शूज़ हमें प्रॉपर पहनने चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए लोअर बॉडी पार्ट की भी, जिससे मसल्स इम्प्रूव हों। और इसका फ़ायदा ये होगा कि कार्टिलेज हमारे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होंगे। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि हम उस सिचुएशन तक पहुँचे नहीं। एक्सरसाइज में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मेरे पास एक बहुत कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आता है जो बोलते हैं मैं तो डेली एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो डेली 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। आप बोल रहे हो कि ये तो वीक मसल, वीक कैसे हो सकती है मेरी मसल? आप तो केवल उसको यूज कर रहे हो मसल को, आपने उसको स्ट्रेंथ तो किया ही नहीं, स्ट्रॉन्ग तो यू हैव नॉट डन वेट ट्रेनिंग, राइट? सो एथलेटिक एक्टिविटी में मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो यूज होती है। ओके, मसल स्ट्रॉन्ग केवल एंड केवल वेट ट्रेनिंग से होती है। So either using your own body weight or you're using weights, external weights, केवल उससे स्ट्रॉन्ग होती है। तो एक्सरसाइज में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, which is athletics, if you are doing athletics, which is physical activity, plus weight training. आप केवल वेट ट्रेनिंग कर रहे हो वो भी doesn't work very well, और आप केवल एथलेटिक्स कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आप हमारे पास हर 6 महीने साल भर में किसी ना किसी चीज को लेके आते रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो रनर होते हैं, जो एथलेटिक होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है लाइफ में, जो नी का जो प्रॉब्लम होता है वो उनको इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो वेट ट्रेनिंग नहीं करते। मसल्स वीक होती हैं, मसल्स वीक इसलिए होती हैं क्योंकि वो वेट ट्रेनिंग नहीं करते और उनकी रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए। बट जितने भी एलीट लेवल रनर्स हैं उनको ये सारी चीज़ें मालूम है। तो वेट ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि आप वेट ट्रेनिंग केवल वेट से ही करें। जैसा मैंने कहा, वेट ट्रेनिंग आप अपने बॉडी वेट से भी कर सकते हैं, राइट? बॉडी वेट से भी वेट ट्रेनिंग होती है। आपको मसल को यूज लोड करना है, केवल यूज नहीं करना, लोड करना है उसको, ताकि मसल फाइबर्स की हाइपरट्रॉफी हो सके। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इंडिया में होता क्या है कि हम ना एक रूटीन बना लेते हैं, हम हैबिचुअल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसकी जो गलतियां हैं, उसकी जो कमियां हैं, उसमें दिमाग जाता ही नहीं है। अक्सर ये होता है कि हमने एक रूटीन बना लिया तो हम उसको, उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम उसको कई सालों से कर रहे हैं इसलिए हम करते रहेंगे, फिर उसके निटी-ग्रिटीज में कोई इन्वॉल्व नहीं होता, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि और क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी
शोएब अख्तर जी की, कि उन्होंने अभी रिसेंटली एक उनका सर्जरी हुआ था, नी का ही सर्जरी हुआ था, और वो बहुत बड़े बॉलर रहे हुए हैं, कितने कंपटीशन उन्होंने जीते हैं। और तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस ऑपरेशन के बाद उन्होंने यही बोला कि मैंने पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत करी, मैं इतना आगे बढ़ा, दैट वाज वर्थ, लेकिन ये बहुत पेनफुल है। तो जो बात आप कह रहे हो, इट इज़ गेटिंग रिलेटेड टू दैट ओनली कि क्योंकि अगर हमने मसल्स पे वर्क नहीं किया, अपने मसल्स को इम्प्रूव नहीं किया, और हम एक एज एन एथलीट, एज अ बॉलर, उनका तो अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक ही अपने लेग्स का बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा है। लैंडिंग फुट ज्यादा काम में आता हाँ। है। जैसे राइट आर्म फास्ट बॉलर के लिए हाँ लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी, लेफ्ट हाँ। एंकल की इंजरी ज्यादा होती है। हाँ, तो या तो शोल्डर वाला इशू हो सकता है बॉलर को, या फिर पाँव का, और जो रनर्स होते हैं उनको भी पाँव का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर आप अपने प्रोफेशन में हैं तो उसमें आपको मसल्स को भी इम्प्रूव करना है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लोगों तक पहुंचेगी। और आई एम श्योर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मोटिवेट करती है लोगों को। और क्रिकेट तो वैसे भी सबका फेवरेट स्पोर्ट है। और जो मैं अभी तक ऑब्जर्व किया है मैंने, कि लोगों की इच्छा होती है कुछ और करने की, लेकिन सोसाइटी उनको मजबूर करती है कि वो भीड़ का हिस्सा बन जाए, और जिसकी वजह से वो अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देते हैं। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो मैंने महसूस करी है, एटलीस्ट इन इंडिया। अब्रॉड ग्लोबली मेरे को नहीं लगता इतना होगा, क्योंकि आफ्टर एन एज उनको फ्रीडम मिल जाती है कि दे आर एबल टू चूज देयर प्रोफेशन, देयर पैशन। लेकिन इंडिया में ये इतने सालों के इंडिपेंडेंस के बाद भी इतनी ग्रोथ, हम कहते हैं कि हम इतने ग्रो हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो अभी भी, आज जेनजी का ज़माना आ गया है, अल्फ़ा का ज़माना आ गया है, लेकिन वो जो फ्रीडम वाली चीज़ है वो मिलती नहीं है। थिंग्स आर इम्प्रूविंग डेफिनेटली। हाँ। जो सिचुएशन आई थिंक आज से 20 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, हाँ, इट्स थिंग्स आर इम्प्रूविंग। इट्स And I think at the end of the day, all one can do is become better than what they were. राइट। So we are moving in the right direction. right. And व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि एज अ पेरेंट, जो चीज़ आपने एज अ चाइल्ड आपने जो महसूस करी, जो आपको अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो ना दें। दैट इज समथिंग विच एवरी पेरेंट शुड लुक फॉर, बीइंग अ, जो जैसे एक अच्छा लीडर सब नहीं बन पाते हैं, उसको प्रैक्टिस करके लीडरशिप क्वालिटी बनी जा सकती है, वैसे ही एक अच्छा पेरेंट सब नहीं बन पाते हैं, उसके लिए भी यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ। तो दैट इज समथिंग विच आई ऑलवेज फील कि वो एक मिसिंग एलिमेंट है बीइंग अ गुड पेरेंट, जो कि क्योंकि अगर हम वैसे ओवरऑल देखें, नेशन बिल्डिंग की बात करें, तो इट इज़ ऑलवेज कि बच्चा जो है, बच्चों में वो ग्रोथ आनी चाहिए, बच्चों में वो फ्रीडम होनी चाहिए कि दे कैन डिसाइड विद देयर पैशन, वो करियर में क्या करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपसे सवाल इसीलिए ये पूछा था कि आज की तारीख में अगर आपको वापस से आपके 20s में जाने का मौका मिल जाए, तो पर्सनली और प्रोफेशनली ऐसी कोई चीज़ है क्या जो आप बदलाव लाना चाहेंगे, मतलब अपनी लाइफ को चेंज करना चाहेंगे, कोई ऐसा एस्पेक्ट है क्या? great question. So I think कुछ ज़्यादा है नहीं लाइफ में जो मैं रिवर्स जाके चेंज करना चाहूँगा अगर मौका मिले तो। आई एम ब्लेस्ड कि मैं जिस काम से प्यार करता था उसमें एक करियर क्रिएट कर पाया। आई एम blessed, I am married to the love of my life, I have a great family, I have an amazing son, so there's nothing I would like to change, but one thing I wish I could have realized 10 years ago is कि life में एक ही चीज़ important है, and there is nothing more important than that one thing, and वो चीज़ है खुश रहना। It is not important to fulfill society's definition of success. It is not important to do this, do that, because ये करना होता है।
आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, आप करें, और ज़िंदगी में उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और एट द सेम टाइम आपकी उस जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, क्या आप एक वर्ल्ड को या अपने आसपास को लोगों को या जिससे भी आपसे कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्या आप उनकी लाइफ को किसी भी फॉर्म में बेटर बना पा रहे हैं? तो आई थिंक दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। एंड I wish I had learned this 10 years or 15 years ago. I think I could have made a little bit more impact in my life than what I have made till now. So दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वैलिड थिंग, क्योंकि लाइफ में हैप्पीनेस से बढ़ के कुछ है नहीं। और जो कुछ भी कर रहे हैं उसी लिए कर रहे हैं। और जिंदगी की जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम खुश रहना भूल जाते हैं। तो योर मैसेज इज़ वेरी वैल्यूएबल। आई एम श्योर हमारी जो यूथ देखेगी एज एन ऑडियंस, वो इस मैसेज को सीरियसली ले, क्योंकि हर इंसान सक्सेस की परिभाषा बदल लेता है अपने हिसाब से। और सक्सेस की परिभाषा यूजुअली सोसाइटी जो सेट करती है उसको ही फॉलो किया जाता है। मनी 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 मनी। एंड ये आपकी इस बात से ये ज़रूर साबित होता है कि सक्सेस की परिभाषा सिर्फ इसी बात से साबित होती है कि आप कितने खुश हैं। आप कितने खुश हैं और आपकी वजह से कितने लोग अपने जीवन में खुश हैं। हाँ, केवल आप खुश और आपके पास पैसे हैं तो आपकी लाइफ का क्या पर्पस है? ऐसा कुछ काम जो जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़े, रोज डेली बेसिस पे आप अगर कुछ वो कर रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी लाइक एन एफर्ट, Right, it should come, it should be effortless. So that will definitely bring joy to yourself also. And अगर अपन खुद खुश होंगे तभी दुनिया को अपन खुशी दे सकते हैं, क्योंकि what can you expect from an empty cup? So it's very important. आपका मैसेज बहुत important है। आज की तारीख में अगर हम बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की, तो वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो उनको लॉन्ग रन में दिक्कत आती है रिलेटेड टू देयर, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में स्पोर्ट्स में या फिर कोई भी ओवरऑल भी उनको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटे बच्चों में और टीनेजर्स में ऐसी क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, ऐसी क्या गलती वो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इंजरी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है? तो आपकी यू मीन स्पोर्ट्स पर्सन, बच्चे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे छोटे बच्चे जो स्पोर्ट्स खेलना चाह रहे हैं। हाँ, तो प्रोफेशनली, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इंजरी की या पेन की, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स में तो सीमित है नहीं, इट इज़ ऑल्सो बियॉन्ड दैट। क्योंकि अगर कोई नी की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है, या फिर स्पाइन की प्रॉब्लम है, या फिर पोस्चर की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो किसी को भी हो सकती है। तो आपका जो प्रोफेशन है, इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन दैट केस, कि वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। हालांकि आपने अपनी कंपनी को इस तरह से ओवरऑल डिस्क्राइब किया है, पहचान दी है एज अ स्पोर्ट्स इंजरी के हिसाब से, लेकिन इसका उद्देश्य उसके बियॉन्ड ही जा रहा है। तो टीनेजर्स हो गए और बच्चों के मामले में ऐसी क्या गलतियां वो अभी आज की तारीख में कर रहे हैं, लुकिंग एट दी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, फ़ोन, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, तो ऐसी वो क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको भविष्य में अपनी बॉडी की लाइबिलिटी बन सकती है? सो आई थिंक ब्रॉडली बोलें तो 3-4 गलतियां कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है क्या कर रहे हैं। नंबर 1, मेरी एक TEDx टॉक है पूरा यूथ इंजरीज एंड चिल्ड्रन के ऊपर। सो नंबर 1 इज कि एक यंग एज के अंदर ही 8 इयर्स की एज पे, 7 इयर्स पे काफी बार पेरेंट्स का सपना होता है कि मुझे मेरे बच्चे को विराट कोहली बनाना है, मुझे मेरे बच्चे को, मे बी फादर और मदर हैड अ अनफुलफिल्ड ड्रीम एंड वो उनके बच्चे सपना पूरे कर रहा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो भी बच्चा स्पोर्ट्स पिक कर रहा है, क्या वो बच्चा उस स्पोर्ट्स से बहुत प्यार करता है? सबसे बड़ी आई थिंक मिस्टेक वहां हो रही है। काफी टाइम बच्चे वो स्पोर्ट्स पिक कर रहे हैं जिसमें पेरेंट्स ने उनको डाल दिया। नंबर 2, एक बड़ी गलती हो रही है कि उसी यंग एज से कि इसको तो हमें एक सुपरस्टार एथलीट बनाना है फ्यूचर के अंदर, बिकॉज एक जैसे इंडिया में क्रिकेट में मैसिव मनी इन्वॉल्व है, वेस्टर्न वर्ल्ड में फुटबॉल में है, सॉकर में है। सो
वो बच्चा एक ही स्पोर्ट्स खेल रहा है एट द एज ऑफ 7 और 8 years old. हाँ तो हम जो सारी बात कर रहे थे ओवर यूज इंजरीज की, हाँ हाँ वो ओवर यूज इंजरी वो 7 साल की उम्र से उसने स्टार्ट कर दी है. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ किड्स इन माय प्रैक्टिस जो 12 साल का है टेनिस प्लेयर और वो टेनिस एल्बो के साथ आ रहा है. 12 years में हमारी रीजनरेशन बॉडी की बहुत अच्छी होती है. हाँ हाँ आपने सुना होगा बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसको कॉर्ड ब्लड सेल आजकल प्रिजर्व करते हैं हाँ स्टेम सेल्स के लिए. हाँ, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेम सेल्स बॉडी में बर्थ के टाइम होते हैं और उस कॉर्ड ब्लड में होते हैं. हम हर साल जो एज करते जाते हैं बॉडी में तो हमारे जो स्टेम सेल्स के स्टोर्स हैं बॉडी में, फैट में, बोन में, वो सब डिप्लीट होते जाते हैं. हर साल डिप्लीट, हर साल कम होते जाते हैं. अच्छा इसीलिए हमारी एजिंग जो सब कुछ है, रीजनरेशन कैपेसिटी कम हो रही है, वो एजिंग की वजह से हो रही है. क्यों? क्योंकि स्टेम सेल्स का नंबर कम हो रहा है. अच्छा तो 12 साल का बच्चा ओवर यूज इंजरी लेके आ रहा है हाँ, जिसके स्टेम सेल सोर्स बहुत अच्छे हैं हाँ हाँ बिकॉज वो एक ही स्पोर्ट्स खेल रहा है और उसमें भी उस पर इतना प्रेशर है कि मुझे करना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे आगे जाना है. और काफी बार वो प्रेशर पेरेंट्स तक क्रिएटेड ज्यादा है एंड देन रेदर देन द किड एंजॉयिंग द स्पोर्ट वो परेशान है, वो एंजाइटी में है 12 साल का बच्चा कि मेरे करियर का क्या होगा, इंजर्ड हो रहा है. तो फैमिली परेशान है कि हमने तो पढ़ाई छुड़ा दी बच्चे को, पूरा स्पोर्ट्स में लगा रखा है, यहाँ भी कुछ. तो इट शुड बी फन, इट शुड बी फन. अगर वो फन चला जाएगा तो वैसे भी उसमें एक्सेल नहीं कर पाएगा कभी वो. तो उसको फन रहने दें, बच्चे को पढ़ाई भी करने दें और केवल एक स्पोर्ट नहीं, 2 स्पोर्ट, 3 स्पोर्ट, 4 स्पोर्ट खेलने दें. रेस्ट डे जरूर रखें हफ्ते में 2 दिन. न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, स्लीप पे ध्यान दें. मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो खुश रहे. खुश रहेगा तो गेम को एंजॉय करेगा, गेम को एंजॉय करेगा तो अच्छा खेलेगा. तो ये बड़ी एक कॉमन मैं आजकल देख रहा हूँ. दूसरा, इंजरी के साथ खेलना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है तो ये यंग एथलीट्स के अंदर. इंजरी है, मेरे पास 13 साल का बच्चा आता है, बट सर मेरा अंडर 13 का ट्रायल है. अच्छा, मैंने कहा ट्रायल खिला दूंगा, ट्रायल के बाद फिर 2 महीने रेस्ट है, उसको ट्रायल में हो गया तो फिर 2 हफ्ते बाद ट्रेनिंग में जाना है. मैंने कहा तेरे को मगर इंजरी है, तू खेलेगा कैसे? बट सर करना पड़ेगा. फिर वो करते हैं, फिर वो पेन किलर खा के खेलते हैं, टेपिंग करा के खेल लेते हैं. बट देन वो खेल भी लेते हैं तो आप इंजरी के साथ देखो, बॉडी का इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स होते हैं. इंजरी को आप इंजर करना चाहो फर्दर बट बॉडी रोकना चाहेगी उसको, तो बॉडी परफॉर्मेंस को डाउन कर देती है ताकि वो स्ट्रक्चर पे लोड कम हो जाए. आप पेन में भी हो, आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन होगी, तो आप इंजरी के साथ खेल भी लिए तो आप इंजरी के साथ क्या बोल के खेलते हो कि सर वो सेलेक्टर मुझे देख रहा है. तो सेलेक्टर मुझे देख रहा है तो मुझे खेलना बहुत जरूरी है. बट आपकी परफॉर्मेंस जो आप खुद की 100% कर सकते थे वो आपने 70% करी. अब सेलेक्टर ने क्या देखा, ये तो अच्छा प्लेयर नहीं है. और अगर आपने इसका रीजन ये दिया कि मैं इंजर्ड हूँ, तो सेलेक्टर ने देखा है तो सिंसियर नहीं है, तो इंजरी के साथ खेल रहा है. तो एनीवेज वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा. ये एक अपॉर्चुनिटी को, अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया हमने. वन शुड नेवर प्ले विद एन इंजरी. ये बच्चे बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं. तो वो इंजरी जो उसकी 5 हफ्ते में ठीक हो सकती थी, अब वो एक उस पॉइंट पर आ जाता है कि व्हेन ही इज फोर्स्ड टू स्टॉप प्लेइंग, वो चाह के भी नहीं खेल सकता. शुरू में केवल पेन होता है, बाद में डिसेबिलिटी हो जाती है. और फिर उसको जो 5 हफ्ते में इंजरी हील हो जाती, उसको 6 महीने इंजरी हील होने लग जाता है. एंड फिर कई बार 6 महीने के बाद आप कम बैक कर ही नहीं पाते हो, आपका करियर ही खत्म हो जाता है. हाँ, अक्सर ये एक परसेप्शन बन जाता है कि ये जो मौका है, ये आखिरी मौका है. हाँ, इस मौके को अगर हमने गवा दिया और भले ही अपने बॉडी को सैक्रिफाइस कर लिया, हेल्थ को सैक्रिफाइस करके भी हमने अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो भविष्य में हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड होना भी बहुत जरूरी है. तो आप देखेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो सारे वर्ल्ड कप क्यों जीतता है, सारे टफ मैचेस क्यों जीतता है, बिकॉज उनको जब वो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज ही उनकी मेंटल कंडीशनिंग, उनके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स की मेंटल कंडीशनिंग एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत वीक है, पता ही नहीं कॉन्सेप्ट क्या है. तो वो मेंटल स्ट्रेंथ होना स्पोर्ट्स के अंदर बहुत जरूरी है लॉन्ग टाइम सक्सीड करने के लिए. तो वो बचपन में ही अगर कर देंगे इंस्टिल, तो वो जिंदगी भर रहेगी. अदरवाइज
मेंटली मतलब टफ सिचुएशंस में, पैटर्न बन जाता है। टफ सिचुएशंस में बोलेंगे वैसे तो बहुत अच्छा खेलता है, हाँ पर जो फाइनल आते हैं तो ये 0 पे आउट हो जाता है। हाँ, तो उसका रीजन वही है उसका reason यही है। कि वो एक दिमाग में ना थॉट शुरू हो जाते हैं, डाउट आने लग जाते हैं, क्योंकि हाँ। आपकी मेंटल कंडीशनिंग स्ट्रांग नहीं है। हम्म। तो वो भी एक बचपन की यंग एज से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वैसे अगर यंगस्टर्स को कोई चीज़ सीखनी हो तो पेशेंस तो सीखना ही चाहिए। और सेकेंडली ये भी है कि जो बात आप कह रहे हैं कि स्टेम सेल्स अच्छे भी होते हैं 12-13 साल की उम्र वाले बच्चों के, लेकिन स्टेम सेल्स अच्छा होने के बावजूद भी Danger हो रहे हैं because वो एक्सेसिव यूज़ किया, उन्होंने एक्सेसिव कर रहे हैं, एक ही स्पोर्ट्स खेल रहे sports हैं, खेल रहे हैं। न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहे काफी बार। तो ये बात जो आपने कही, ये तो हमारी ऑडियंस भी समझेगी इस बात को कि स्टेम सेल्स अच्छे हैं, आपके पास वो बच्चे आ रहे हैं जो स्टेम सेल्स जिनके अच्छे हैं, लेकिन उनका एक्सेसिव एक ही स्पोर्ट्स को खेलने का हो रहा है। लेकिन क्या आपको ऐसा भी लगता है कि एक्सेसिव स्पोर्ट्स खेलने की वजह से स्टेम सेल्स कम होते हैं? ऐसा ऐसा स्टेम तो सेल्स तो एक नॉर्मल, स्टेम सेल्स बैंक का डिप्लीट होना एक नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है। एजिंग का वो तो बैंक्स हैं, कहते हैं बैंक में पैसा रखा होता है, तो आपके बैंक्स हैं, वो With बैंक्स age- है बोन, बैंक्स है फैट, हाँ। वहाँ पे वो स्टोर्ड रहते हैं। कहीं पे भी जरूरत पड़ती है हीलिंग करनी, कुछ करनी, सब कुछ उन्हीं का। सो दे आर बेसिकली प्रोजेनिटर सेल्स। ओके, तो वो रीजनरेट भी होते हैं? वो रीजनरेट नहीं होते, वो केवल डिप्लीट होते रहते Deplete ही हैं, बट वो रीजनरेशन करते हैं, वो वो रीजनरेशन करते हैं। व्हेन वी आर बोर्न, हम्म। हमारी बॉडी में लगभग 80 मिलियन स्टेम सेल्स होते हैं। ओके। व्हेन समवन इज अबाउट 80 इयर्स ओल्ड, उसकी हम्म। बॉडी में 60-70 स्टेम सेल्स रह जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली डिप्लीट एवरी ईयर दे डिप्लीट 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 डिप्लीट। तो ऐसा कोई तरीका होता है क्या कि जो डिप्लीशन का जो एजिंग के हिसाब से गिरता है, उसको समय के साथ कोई तरीका है क्या इसको उस लेवल को बढ़ाने का? नहीं, मतलब या फिर डिप्लीट इतना ऑल ज्यादा ओवर द नहीं हो- वर्ल्ड हम्म, बहुत लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं हाँ हाँ कि एजिंग को रोक दें, हम्म, बट अभी तक वो संभव नहीं हो संभव पाया नहीं। है। बट देन यू कैन प्रोलॉन्ग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, योर longevity of life, but you cannot नहीं prolong it infinitely. सवाल ये था कि डिप्लीशन जो लेवल है डिप्लीशन का विद एजिंग, इस डिप्लीशन को स्लो करने का slow कोई करने तरीका का है कोई क्या? तरीका है विद डाइट या फिर विद मसल में काम करते हुए, कुछ एक्सरसाइज करते हुए, ऐसा तो कुछ? आप अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स कम कर दें, टॉक्सिन्स आप अपनी बॉडी के जो इंजरीज हैं, फ्री रेडिकल्स इंजरीज हैं, हाँ उन सबको कम करें। ओके। पोल्यूशन है, पोल्यूशन तो बाहर के पोल्यूशन है, अपनी बॉडी में तो बहुत पोल्यूशन डाल रहे हैं, हाँ हाँ तो उन सब से थोड़ा बहुत किया जा सकता है। बट देन एज ए सेड, करेक्ट, अमर बनना असंभव है। हाँ ऑफ कोर्स। अभी आज की तारीख में तो बाद में कुछ साइंस इतनी एडवांस हो जाए, कुछ बदलाव आ जाए तो पता नहीं, बट इन टुडेज डेट लिविंग इनफाइनाइटली इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। आपकी गौरव जी इस बात से एक मुझे बात याद आ रही है जो कि पेशेंस की बात समझाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का आपने एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल मेरे सामने टाइगर वुड्स का आया है दिमाग में, जो टाइगर वुड्स एक टाइम में पीक पे आ गए थे, ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल, और एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब उनसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि टू लूज एनी फर्दर गेम, क्योंकि वो एक ब्रांडिंग खराब हो सकती थी। तो उस टाइम उनके कोच और उन्होंने खुद म्यूचुअली डिसाइड किया कि वो अपने गेम का फॉर्मेट चेंज करेंगे, द वे ही वाज हैंडलिंग द स्टिक। तो उसको उन्होंने ना पूरा का पूरा जिस तरीके से वो कर रहे थे, जो प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, वो सारी चीज़ों को ना वो चेंज कर दिए, और फॉर दैट उन्होंने 1-2 साल का ब्रेक ले लिया, एंड दैट वाज अ वेरी करेजियस डिसीजन ड्यूरिंग दैट टाइम। क्योंकि अगर इंडिया में कोई ऐसा हो, ये बात ऐसी नहीं है कि इंडिया में टैलेंट की कमी है या पोटेंशियल की कमी है या पेशेंस की कमी है, ऐसा नहीं है। इट इज़ कि हम जिस कल्चर में हम डेवलप हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हमारी हम एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, और सेंस ऑफ फियर होता है। हाँ, और उससे हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डिप्लीट होती है। अब जितनी प्रतिभा बाहर के देशों के स्पोर्ट्स पर्सन की है, उतनी ही और उससे ज़्यादा ही इंडियंस की भी है, बिल्कुल। लेकिन
हम क्योंकि इतना इन्फ्लुएंस होते हैं नेगेटिवली, इस वजह से हम अपने आप पे भरोसा करना कम कर देते हैं। वही हम बात कर रहे थे कि मेंटल कंडीशनिंग, मेंटल स्ट्रेंथ एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, बिटवीन अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन एंड एवरेज स्पोर्ट्स पर्सन, शायद स्किल्स दोनों की सेम होंगी, हाँ, बट मेंटल कंडीशनिंग विल डिसाइड वेदर इट विल बिकम अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन और अ एवरेज या ओके स्पोर्ट्स पर्सन। तो मैं भी अपनी ऑडियंस को यही इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि आप में सारी प्रतिभा है, आप डिसिप्लिन्ड भी हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने अंदर वो पेशेंस लाएं और आप अपने आप को काबिल बनाएं। काबिल इस तरह बनाएं कि आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए भागे नहीं, कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई और आपको ऐसा लगे कि ये अपॉर्चुनिटी अगर चली गई तो मेरा भविष्य क्या होगा। उस डर से आप अपनी हेल्थ को, अपने बॉडी को आप सफ़र कर देंगे। आप कोई ऐसा कदम उठा लेंगे, वो आप ये सोच के वो कदम उठाएंगे कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से अगर चली भी जाए और अगर आपने अपने आप को डेवलप किया, फिजिकली आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने हेल्थ का ध्यान रखा और अपनी बॉडी को वापस से रिजुविनेट किया, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डू थिंग्स वंडरफुली इन फ्यूचर। एंड द अपॉर्चुनिटी जो आज की तारीख में जो अपॉर्चुनिटी आपको आई है, अगर आपने इंजरी के साथ खेला तो आप अपना 70% ही दे पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर आप खेलेंगे with more opportunities that will be coming up, उससे आप 100% पोटेंशियल तक उस चीज़ को आप कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज़्यादा भागे नहीं अपॉर्चुनिटी को लेके, और वी नीड टू बी मोर वाइज, वी नीड टू बी मोर पेशेंट, कि हम अपने डिसीजंस को ध्यान से, वी नीड टू बी मोर सॉर्टेड, कि हम अपने डिसीजंस अच्छी तरीके से लें। एंड वी नीड टू, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने आप पे विश्वास रखें कि लाइफ कैसी भी हो, वी कैन डेफिनेटली डू वंडर्स। एंड नॉट जस्ट 100%, हो सकता है हम 120% पे परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करने के बाद। राइट। तो गौरव जी, अमूमन अपन देखते हैं कि बोन्स का बहुत इशू आता है, तो ऐसे आप कोई घरेलू नुस्खे बताएंगे, लाइक इन ऑर्डर ऑफ डाइट के मामले में ऐसी 3 चीज़ें जो रेगुलरली फॉलो की जाए, रेगुलरली कंज्यूम की जाए, जिससे बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। तो देखो, बोन्स का इशू मतलब आप कहना चाहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स का इशू, बोन्स का वीक होना मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। विमेन में ज़्यादा कॉमन होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इश्यूज। मेनोपॉज के बाद में बॉडी में हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो कैल्शियम स्टोर्स कम हो जाते हैं। तो दो मेन टिप्स इसके अंदर। नंबर 1, अपना मसल मास अच्छा रखेंगे। मसल मास कम होने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगर आपकी मसल्स वीक हैं जिस भी एरिया में, वहाँ की बोन्स का कैल्शियम डिजोल्व हो, मतलब वीक हो जाती है बोन्स, ऑस्टियोपेनिक हो जाती है। नंबर 2, इंडियन पॉपुलेशन वैसे ही धूप से दूर भागती है, कि हम कहीं हमारा कलर थोड़ा डार्क नहीं हो जाए, तो हम टैन नहीं हो जाए। तो द ओनली रियल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। बॉडी सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, विटामिन डी को वो सिंथेसिस करती है। तो अगर आपको रियल में विटामिन डी का सोर्स केवल सनलाइट से लेना है, तो आपको ऑन एन एवरेज दिन के 4 to 5 आवर्स ऑफ सन एक्सपोजर चाहिए, अनइंटरप्टेड या ब्रेक्स में, बट 4 to 5 आवर्स एवरी डे, विदाउट एनी शेड और एनी हिंड्रेंस, विद 80% ऑफ योर स्किन एक्सपोज टू द सन। ये इंडियन सिनेरियो में कभी होना असंभव है। ठंड में हो जाता है, बाकी तो 80% स्किन एक्सपोज आपकी 4-5 घंटे दिन में सन में हो, कभी नहीं होगा। हाँ, मतलब ऑब्वियसली,
लेकिन इंडियंस जो है वो So- ठंड में फिर भी टाइम बिता लेते हैं। सो दो चीज जो मैं लगभग हर सेकंड पेशेंट में देखता हूँ, 100 में से हम्म। 100 में से 95 पेशेंट्स में दो चीजें मैं देखता हूँ। हम्म, एक विटामिन डी डेफिशिएंसी हम्म, फॉर द सेम रीजन, हम्म, एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12। तो अपना फ्रॉम टाइम टू टाइम हम्म। विटामिन डी हम्म, चेक करते रहें, हम्म, और 6 महीने में एक बार जो विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन आता है कोलेकल्सिफेरॉल, हम्म, जिसके शैसे आते हैं, जिसको आप दूध में मिला के ले सकते हैं, हम्म, वो आप 6 महीने में एक बार 4 हफ्ते का कोर्स ले लें, साल भर में एक बार 4 हफ्ते का कोर्स लें, डिपेंडिंग ऑन आपका विटामिन डी कितना है। तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए भी क्या लेना चाहिए? सप्लीमेंट्स आते हैं उसके, उसके नेजल स्प्रेज आते हैं, उसकी ओरल टैबलेट्स आती हैं, आजकल उसकी स्ट्रिप्स भी आती हैं जिसको आप टंग पे रख के कैलेंडिजोल, और बहुत ज़्यादा कम है, फास्ट बढ़ाना है तो उसके इंजेक्शन भी आते हैं। सो मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जो इतना ओवरऑल चल रहा है, तो आपने अभी इतने टाइम में क्या चीज़ महसूस करी कि जो पिछले 10-15 सालों में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मेडिकल लाइफ में ऐसी कोई चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आपकी काम आसान हुआ है, या वो चीज़ें आप यूनिकली करते हैं, एज ए यूएसपी आपके यहाँ पे है, जिससे आपको काम में मदद भी मिलती है, और वो पेशेंट्स के लिए भी एक अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है कि ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ें उपलब्ध हैं, और इससे उनकी लाइफ और आसान हो सकती है, उनकी ट्रीटमेंट में इवॉल्वमेंट हुई है कि इस तरह से ट्रीटमेंट और आसान हो सकता है, पेन फ्री हो सकता है। तो ऐसा कुछ है जो कि लोगों को पता नहीं है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से, जो आप जिसका उपयोग भी कर रहे हैं और आप बताना चाहो हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, तो मेडिकल फील्ड के अंदर विदाउट मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कुछ भी संभव नहीं है। राइट। सो मैं केवल अपनी कोर एक्सपर्टीज फील्ड की बात करूँगा। हाँ हाँ। सो जब मैंने 2012 में जॉइंट्स की अल्ट्रासाउंड, नर्व्स की अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करी थी, तो हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स अवेलेबल थी उस टाइम पे, हाँ हाँ। जो ये सब स्ट्रक्चर्स को देख सकती थी, और जो आज की तारीख में अल्ट्रासाउंड मशीन्स अवेलेबल हैं विद द काइंड ऑफ प्रोब्स, अब हॉकी स्टिक्स प्रोब्स आ गए हैं छोटे छोटे, तो मैंने करी थी तो 12 मेगाहर्ट्ज का प्रोब होना लग्जरी थी। आज की तारीख में 50 मेगाहर्ट्ज तक के भी प्रोब आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना हम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ऊपर के, अब आप स्किन की लेयर्स भी काउंट कर सकते हैं, स्किन की लेयर्स भी वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी के अंदर लाइक अदर इक्विपमेंट्स मैसिव एडवांसमेंट्स हुए हैं। उससे संभव क्या हुआ? उससे संभव ये हुआ है कि जो लोगों को नहीं पता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि पेट की 80% डिजीजेज आप अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोज कर सकते हैं, या 70% या 65%। वैसे ही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, स्पोर्ट्स इंजरीज की, आप 70% इंजरीज अल्ट्रासाउंड पे MRI से 10 टाइम्स बेटर डायग्नोज कर सकते हैं। या आप लाइन को नोट कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एज कॉम्पिटेंट या, बट आप 10 टाइम्स बेटर डायग्नोज कर सकते हैं। उसका रीज़न है जो अल्ट्रासाउंड का रेजोल्यूशन होता है, जो इमेज क्वालिटी की डिटेल होती है, उसका स्पाशियल रेजोल्यूशन, आप उसको लेमैन टंग में मेगापिक्सल कह सकते हैं। तो जिस कैमरे के मेगापिक्सल बहुत हाई हैं, उसमें जब जूम करूंगा तो इमेज फटेगी नहीं। सेम थिंग विद दीज हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, उसमें हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को बहुत मैसिवली जूम कर करके देख सकते हैं। तो जो चीजें जो चीजें पहले देखना ही असंभव था, हम आज उनको देख पाते हैं, उनकी चाइनी टाइनी चीजों को डायग्नोज कर पाते हैं, और उनके ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं। जैसे बहुत सारी कंडीशंस हैं आज की तारीख में जो दीज अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंटरवेंशन से पॉसिबल हो सकती हैं। छोटी छोटी नर्व्स फंस जाती हैं, छोटी छोटी नर्व्स, उनको आप जाके अल्ट्रासाउंड में रिलीज कर सकते हैं। आप ट्रिगर फिंगर ट्रीट कर सकते हैं, कार्पल टनल ट्रीट कर सकते हैं। ये सब उस एडवांसमेंट के बिना आज से 10 साल पहले संभव नहीं था। तो ऐसे कोई 3 इंजरी के बारे में आप बताएंगे, जो 3 इंजरी का सॉल्यूशन या तो फिजियोथेरेपी से, या फिर MRI, अल्ट्रासाउंड, या फिर मिनिमम इन्वेशन का जो आपने बताया, उसके थ्रू ही हो सकता है, और लोगों को पता नहीं है। लेकिन लोगों को क्योंकि नहीं पता है तो वो सीधे सर्जरी के लिए चले जाते हैं। हाँ, लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो
ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन आपने थोड़ा पूछा है। तो 3 इंजरीज तो नहीं, बट देखो एज आई सेड पहले भी कि कोई भी ट्रीटमेंट मोडालिटी किसी और का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, आपकी कोई पर्टिकुलर इंजरी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं या तो आपको फिजिकली ठीक कर दूं, या तो इससे कर दूं, या उससे कर दूं। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए एक ही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप डायग्नोज करना कि आपकी इंजरी क्या है, आपका एग्जैक्टली इशू क्या है। नंबर 1 कौन सा स्ट्रक्चर इंजर्ड है, नंबर 2 उसकी डिग्री ऑफ इंजरी कितनी है। जब वो आंसर क्लियर है तो फिर बहुत क्लियर है कि ट्रीटमेंट मेरे को इस मोडालिटी से करना है। तो कोई भी चीज किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट एक छोटा सा एक आपको वो बोलूं कि अगर 3 या 5 कंडीशंस जिसके बारे में लोगों को नहीं पता कि ये नॉन सर्जिकली ट्रीट हो सकती हैं और फाइनल ट्रीट हो सकती है, मतलब मतलब टेम्परेरी फिक्स नहीं है, वो केवल पेन मैनेजमेंट नहीं है, अब उसको क्योर ही कर रहे हैं कंप्लीटली। तो कार्पल टनल सर्जरी, कार्पल टनल के लिए ओपन सर्जरी आज की तारीख में नीड नहीं है। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, एक छोटा सा नीडल एंट्री होती है यहाँ, एक नीडल एंट्री यहाँ, और वो नीडल एंट्री से ही कंप्लीट कार्पल टनल को रिलीज कर देते हैं। वही सेम जो एक ओपन सर्जरी से पूरा किया जाता है। फ्रोजन शोल्डर, मूवमेंट हो गया, कंधे का मूवमेंट ही नहीं हो रहा, 30-40 डिग्री से शोल्डर को मूव ही नहीं कर रहा। अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंटरवेंशन होता है। इनफैक्ट मेरी खुद के नाम से इसमें एक टेक्निक है, गौरव बोचो टेक्निक। कंप्लीट रेजोल्यूशन पेशेंट के सिम्टम्स और प्रॉब्लम का 100% रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर से हो जाता है। ओपन कुछ कट, इंसिजन, टाँके किसी की जरूरत नहीं पड़ती। पार्शियल रोटेटर कफ टेयर, मेनिस्कस टेयर पार्शियल अनडिस्प्लेस्ड, है ना, और बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके ट्रीटमेंट कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम इन मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशन से हो सकते हैं। बट जो लोगों को मेन चीज नहीं मालूम है वो ये है कि आपका फाइनल ट्रीटमेंट केवल एंड केवल आपके पिन पॉइंट प्रिसाइज डायग्नोसिस से ही बन सकता है। गौरव जी, ऐसा कभी हुआ है कि आपने पेशेंट्स से रिलेटेड ये देखा हो कि वो भी कोई तरह का फ्रॉड कर रहे हैं? कभी पेशेंट्स के मामले में आपने कभी महसूस किया है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो आप लोग के साथ ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, या फिर वो कोई अपना बेनिफिट के चक्कर में आपके प्रोफेशन की गरिमा नहीं समझते हैं? ऐसा कभी कुछ हुआ है? देखो, एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा समझी, मैंने काफी ट्रैवल किया है अपने वर्क की वजह से, लाइक कॉन्फ्रेंसेस, लेक्चर्स, तो एक चीज मैंने समझी है कि गुड बैड इज नॉट बाउंड बाय रीजन, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, प्रोफेशन। गुड बैड इज ह्यूमन बिहेवियर, पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। जहाँ रिसोर्सेज पे बर्डन ज्यादा है वहाँ बैड ज्यादा है, जहाँ रिसोर्सेज पे बर्डन कम है वहाँ गुड ज्यादा है। तो बदमाश कोई भी हो सकता है, पेशेंट भी हो सकता है, कोई और दूसरा प्रोफेशनल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में होते हैं, और समहाउ हमारे पास जो पेशेंट्स पहुंचते हैं वो 4 साल 5 साल से ऑलरेडी परेशान होते हैं, तो ऑलरेडी 10 डॉक्टर से मिल चुके होते हैं। सो नाउ दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ रियल सॉल्यूशन। तो उसमें भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, बट देन वी आर ऑल्सो केयरफुल एंड वी ऑल्सो टेक केयर दैट। तो वो नहीं, एक्चुअली क्या है, बिजनेस से रिलेटेड तो हम फिर भी ये पाते हैं कि कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है तो वहाँ पे हम ज़रूर देखते हैं कि कस्टमर्स फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया, जोमेटो वाले पर्सन का पॉडकास्ट था, तो जो जोमेटो के सीईओ हैं उन्होंने कहा कि कस्टमर फ्रॉड इस तरह कर देते हैं कि अगर कोई चीज़ आई है, ऑर्डर आया है, तो उसमें वो फ़ोटो खींच के भेज देते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो जैसा तो कि ये तो वो स्लाइड में तो हो जाता है। तो वो खाना खा रहा है, वो परेशान नहीं है, हाँ, तो उसके दिमाग में उस टाइम फ्रॉड करने का आ जाएगा। हाँ, बट जो हमारे पास आ रहा है वो परेशान है और 5 साल से परेशान है। तो अगर आप मेरे पास आ रहे हो, आप बोल रहे हो मेरी हेल्प करो, मैं 5 साल से परेशान हूँ, तो मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में उस टाइम केवल ये आएगा कि ये मेरी हेल्प कर दे और मैं इसके साथ कोई फ्रॉड नहीं करूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं,
बट मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो, बट उसका रीजन मैंने आपको दे दिया कि आप जब परेशान हैं और आपको पता है कि ये इंसान मेरी जेन्युइनली हेल्प कर रहा है, तो बदमाश लोग भी जो हैं वो भी आपके साथ बदमाशी नहीं करेंगे। क्योंकि इतने सारे एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस में काफ़ी लोग देखेंगे ये पॉडकास्ट। मैं उनको बोलूंगा इस फील्ड में बिल्कुल मत आइएगा। सो डॉक्टर गौरव, अगर हम वैसे बात करें कि यूजुअली कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका काफ़ी सिटिंग जॉब रहता है और इनएविटेबल है कि वो उस प्रोफाइल को अवॉइड भी नहीं कर सकते और पोस्चर का प्रॉब्लम हो जाता है, स्पाइन का इशू हो जाता है। और घर में भी अपन देखें तो काम करते रहते हैं तो पोस्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। आज की जो युवा पीढ़ी है, बहुत लोग पोस्चर को लेके कंसर्न रहते हैं और बोन्स की तो बात है ही। ऐसे कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो किए जा सकते हैं वाइल सिटिंग जिससे ये प्रॉब्लम नहीं हो उनको? ऐसा अगर आप एक दो देखो, पोस्चर से प्रॉब्लम क्या है? पोस्चर से प्रॉब्लम है समझना बहुत सिंपल लॉजिकल है। रॉन्ग पोस्चर इज अ कॉज ऑफ ओवर यूज इंजरीज। ओके। हमारी जो बॉडी की नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है, हाँ, उसके अलावा हम कोई भी और पोजीशन में बॉडी को रखेंगे लंबे टाइम, हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन हम क्या एक्शन कर रहे हैं, उस ग्रुप ऑफ मसल उस पोजीशन में जाएंगी जिसके लिए वो बनी नहीं। अच्छा, तो फिर आप मसल्स की ओवर यूज इंजरी कर रहे हैं। ओके। तो जो आपने बोला कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, वो काफी कॉमन प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं आपका क्या इशू है? बोले मेरे सर्वाइकल का इशू है। हाँ, सर्वाइकल इशू तो कुछ बहुत ही वेग टर्म है, एक लेम मतलब एक बहुत ही वेग टर्म है जिसका कोई सेंस नहीं है। सर्वाइकल इशू बेसिकली व्हाट दे एग्जैक्टली मीन इज, उनकी ट्रेपीजियस जो मसल है, उन्होंने कंप्यूटर पे यूं काम कर रहे हैं या मोबाइल पे यूं देख रहे हैं या कंप्यूटर उनका ऊपर है, और जो नेक मेरी इस पोस्चर में रहनी चाहिए वो नेक मेरी या तो ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, और मैं 8 घंटे उस मसल को रॉन्ग पोस्चर में यूज कर रहा हूँ। तो बस मसल की ओवर यूज इंजरी कर रहा हूँ। जैसा कि हमने अभी तक समझा कि कोई भी चीज इंजर्ड होगी तो वो क्या करेगी? पेन कॉज करेगी फर्दर इंजरी को रोकने के लिए। तो रॉन्ग पोस्चर से मसल इंजर होगी, वो पेन कॉज करेगी, आपको पेन होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोस्चर करेक्शन, आपको खुद को करना है। अब मैं अपने इसमें पॉडकास्ट में जो बैठा हूँ, मैं यूं भी बैठ सकता था, मैं आगे झुक के अपनी कमर मोड़ के भी बैठ सकता हूँ, बट मैं अपनी स्ट्रेट बैक लेके बैठा हूँ और मैं उससे सपोर्ट से आगे भी हूँ। तो वो आपको कॉन्शियसली वो चीज का ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट है। आप कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो आपका हाथ ऐसे नहीं है, आपको अपनी डेस्क ergonomics करेक्ट करने हैं। तो इन अ नटशेल आंसर इज कि एक स्केलेटन जो लटका हुआ होता है उसकी पोजीशन देख लो। अपनी बॉडी की पोजीशन एज क्लोज एज पॉसिबल टू दैट स्केलेटल पोजीशन रखना है। लेकिन वो लंबे समय तक मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ। अगर आपकी बैक वीक है और मैं आपको बिना सपोर्ट के आधे घंटे बैठा दूंगा, आप अपने आप ऐसे हो जाओगे, क्योंकि अब आपकी वो वीक मसल्स आपकी बॉडी वेट को बेयर नहीं कर पा रही हैं। तो उन्होंने मोड़ के वेट ट्रांसफर स्पाइन पे कर दिया, बोन्स पे कर दिया। तो वेट ट्रेनिंग से आपकी मसल स्ट्रांग होंगी तो आप पोस्चर सही मेंटेन कर पाओगे। मसल्स वीक होंगी तो पोस्चर सही मेंटेन नहीं कर पाओगे। और सेकेंडली इट शुड बी कॉन्शियस। आपको उसका ट्रेड ऑफ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर मैं बैक मोड़ के बैठूंगा तो मेरी डिस्क ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स निकलती रहेगी और एक दिन मुझे डिस्क की सर्जरी करवानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट ऑल बैक एक्स आर बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर। वैसे कहा जाता है कि 70% जो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इट कम्स फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड 30% कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज। तो न्यूट्रिशन का 70% रोल रहता है। बिल्कुल। और अभी तक हमने जो समझा है अपने पूरे पॉडकास्ट में, उसमें आपने मेजरली इस बात पे ध्यान दिया है कि फिजिक्स समझो अपनी बॉडी की, और शूज़ प्रॉपर होने चाहिए,
मसल्स पे काम करना ज़रूरी है और डाइट अच्छी होनी चाहिए। सो ऐसा हो सकता है कि डाइट पे हमने कुछ ज़्यादा फोकस किया, प्रॉपर फोकस किया, ज़्यादा एम्फेसिस डाइट पे दिया, तो वो चीज़ हमें आगे कोई इंजरी से बचा सके, इन इंजरीज से प्रिकॉशनरी तरीके से देखो बचा। बेसिकली आपकी बॉडी बिल्डिंग है कोई, हम्म बिल्डिंग किस चीज से बनी है? ईंट, पत्थर, सीमेंट, पेंट, ये वो। तो बॉडी भी तो बिल्डिंग है। तो बॉडी किस चीज से बनी है? वो सब न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब कोई भी चीज अगर मिसिंग होगी जो बॉडी को बनाती है, तो आपकी बॉडी का वियर एंड टियर बढ़ जाएगा, आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। तो जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? प्रोटीन है, फैट है। तो राइट प्रोपोर्शन में आपकी बॉडी में सब कुछ जाना चाहिए। तो आपकी प्राइमरी डाइट में अगर मिसिंग है तो आपको उसको रिप्लेस करके उसको सप्लीमेंट से करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, बट अगर आपकी प्राइमरी डाइट के अंदर ये सब मिसिंग है तो आप बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक कहाँ से डालोगे? तो फिर आपको सप्लीमेंट्स ओरल खा के करना पड़ेगा। तो आपका कहना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये अगर प्रॉपर बैलेंस है तो अच्छा डाइट का काम करता है ये। और अगर वो चीज़ हमने ध्यान दिया उस पर, तो उसके साथ हमें मसल्स पे भी ध्यान देना है। उसके साथ हमें अपनी ओवरऑल फिटनेस, अपनी फिजिकल एक्टिविटी प्लस वेट ट्रेनिंग दोनों। अगर आपकी अच्छी डाइट है, आपकी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, एथलेटिक एक्टिविटी है और आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आपकी एक्सीलेंट हेल्थ, आपकी लॉन्गेविटी रहने वाली है। और जितनी लॉन्गेविटी रहेगी उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत हाई रहने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बहुत ध्यान दिया तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़े ही नहीं। ऐसा ऑब्वियसली नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। कि ग्रोथ हमें करनी होगी विद एक्सरसाइज। ऑलवेज अगेन वी कम बैक टू एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। तो मेरी अपर बॉडी स्ट्रांग है, मेरी लोअर बॉडी देन अगेन डजंट वर्क। सो एवरीथिंग इज टू बी बैलेंस। एंड किसी भी चीज के अगर 5 स्ट्रक्चर हैं तो वो पांचों होने चाहिए। 3 को हम ज्यादा करके 2 गायब नहीं कर सकते। जो मेजर पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं वो ज़्यादातर कौन सी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? मेजरली अगर 3 इंजरी की बात करें, ज़्यादातर कौन सी 3 इंजरी के लिए आपके पास मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं? 3 इंजरीज बोलूंगा तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, वो 3 में हो नहीं पाएगा। तो मैं 3 जॉइंट बोल देता हूँ। शोल्डर पेन, बैक पेन और नी पेन। शोल्डर पेन, बैक पेन और नी पेन, ये 3 चीज़। और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? फ्रोजन शोल्डर के अंदर अगर बोले तो फ्रोजन शोल्डर, पार्शियल या कंप्लीट रोटेटर कफ टेयर एंड लेब्रम टेयर। तो शोल्डर की ये 3 कॉमन पैथोलॉजी है। आप कह रहे हो कि नहीं, आप ज़्यादातर शोल्डर्स के लिए आते हैं या बैक पेन के लिए आते हैं या फिर नी पेन के लिए आते हैं? स्प्रेड है, लगभग बराबर पेशेंट आते हैं। हाँ। तो ये 3 है मेजर प्रॉब्लम्स के लिए। और इसका जो हमने डिस्कशन किया वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो हर डॉक्टर की प्रैक्टिस अलग होती है। हमारे पास जिसके नए सिम्टम्स हैं वो वाले पेशेंट्स बहुत कम आते हैं। हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स वो हैं जो ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से सफर कर रहे हैं एंड दे हैव मे बी कम लुकिंग फॉर अ फाइनल सॉल्यूशन। तो उस केस में हमारे पास फनल सिस्टम होता है, फनल होती है और फनल के हम कहीं बॉटम पे हैं, तो हमारे पास वो सब कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही मोस्टली पहुंचते हैं। हमारे पास रूटीन केसेस कम आते हैं। तो किसी और का स्पेक्ट्रम बहुत अलग हो। जैसे मैं जो केस देखता हूँ, कुछ चीजें हैं, मैं उसके हफ्ते में 3 केस देखता हूँ। जो फनल के टॉप पे है वो शायद वो वाले 3 केस 3 साल में भी नहीं देखता होगा। तो आपका एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। एक्सपोजर नहीं, अब वो फनल के आप कहाँ हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन से वाले केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो जो हमारा वर्क फ्लो है वो बहुत डिफरेंट है, किसी और का बहुत डिफरेंट होगा, किसी और का बहुत डिफरेंट होगा। सो बेसिकली ओवरऑल जो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई हैं, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि
हमें ओल्ड एज में भी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। क्रिटिकल ये है क्रिटिकल है। जो आपने शुरुआत में मेरे बताया। फादर को मैंने 2-3 साल से बहुत समझाई है। मेरे फादर डेली पुशअप करते हैं। मैंने कहा पूरे पुशअप नहीं करो, हाफ पुशअप करो। डेली करते हैं। तो एक तो ये बात हो जाती है कि हमें ओल्ड एज में इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उस समय ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। दूसरी बात ये है कि हम अगर यंग एज में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा वेट से हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कम वेट से एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन रेगुलरली करनी चाहिए। कम से करें और इंक्रीज करना है तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करें। आज मैंने एक पेशेंट देखा, उसने हिस्ट्री दी कि मेरे रिस्ट में इंजरी हो गई। उसने बोला मैंने 20 kg का डंबल उठाया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उससे आप लास्ट डे जो एक दिन पहले किया था उस दिन कितने केजी का डंबल उठाया था? उसने कहा मैं 12 kg से कर रहा था। तो आप 12 से 20 पे आपने एक दिन में प्रोग्रेशन कर दिया, तो इंजरी नहीं होती तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। तो आप प्रोग्रेशन 10% करके कर सकते हो, 15% करके कर सकते हो, बिकॉज आपकी वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो इंजर तो होगा ही ना। कुएं की रस्सी जो आप 50 किलो की बाल्टी आप लेते थे, आपने उसमें 150 किलो डाल दिया, नेक्स्ट डे टूटेगी। तो वो एक्यूट इंजरी हो गई। अब वो ओवर इंजरी नहीं थी, वो एक्यूट इंजरी हो गई। ये बहुत अच्छी बात हुई कि आज आपसे डिस्कशन के बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो फंडामेंटली बहुत इम्पोर्टेंट है, और सब कुछ बहुत सिंपल एंड लॉजिकल है। हाँ, अगर अपन उसको सिंपली एंड लॉजिकली अप्रोच करें तो। क्योंकि हम ज़्यादातर फिजिकल और आउटर अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और आपकी सारी बातों से ये महसूस होता है कि हमें आउटर अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल फंडामेंटल चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसे कि डाइट की बात हो गई, मसल्स की बात हो गई। मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमारे हैबिट्स अच्छे होने चाहिए, और रेगुलरली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें और कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने आज कम्प्लीटली मिस करी है, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ माइंड विच इज़ एट पीस। आप चाहे कोई मेडिटेशन करें, चाहे आप कोई फॉर्म ऑफ बेसिकली अगेन मेंटल हेल्थ क्या है, गुड जो केमिकल्स हैं ब्रेन के वो हाई रहे और बैड केमिकल्स डिप्लीटेड रहे। अब वो आप किसी भी चीज से जनरेट कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज से कर सकते हो तो आप एक्सरसाइज से रखें, आप मेडिटेशन से कर रहे हो तो मेडिटेशन से रखें, आप कुछ और कर रहे हैं, कुछ भी जो आप कर रहे हैं, बट वो गुड केमिकल्स को हाई रखें, बैड केमिकल्स को डाउन रखें ब्रेन से। तो डॉक्टर गौरव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि गुड केमिकल को बढ़ाओ, बैड केमिकल को घटाओ थ्रू मेडिटेशन और एक्सरसाइज और एनी हेल्दी प्रैक्टिस विच वन कैन फॉलो। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को रेगुलरली करेंगे तो ऑब्वियसली हमें हेल्प मिलती है टू लीव अ हैप्पी लाइफ। अब होता क्या है कि हम यूजुअली इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करते। हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमारा अपीयरेंस अच्छा रहे, तो हम जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मिनिमम चीज़ें हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, रिलेटेड टू हैबिट्स एंड रिलेटेड टू एक्सरसाइज, वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच कैन हैव कॉन्फिडेंस भी होगा और हम इंड्योरेंस पावर भी ज़्यादा होगी, और उससे हम हमारे अंदर वो चीज़ें वो एबिलिटीज़ आ जाती हैं कि हम अपने काम को और बेहतर से बेहतर कर पाए। फियर चले जाते हैं। फियर चला जाता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ से अगर फियर चला जाए, हाँ, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन ऐसी चीज़ें अचीव कर सकता है जो उसने भी कभी ड्रीम नहीं करी थी। एंड सो देखो, ब्रेन कंट्रोल्स एवरी ऑर्गन इन द बॉडी। तो जो कंट्रोल कर रहा है वही हेल्दी स्टेट में नहीं है, तो बॉडी कैसे हेल्दी स्टेट में होगी? एक्चुअली आप ये जो कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुआ, इट इज़ वेरी मीनिंगफुल, क्योंकि जब मैं आपके प्रोफाइल के बारे में समझ रहा था, मैंने ये जाना कि आप इस क्षेत्र में इतने साल से काम कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन की जो लाइफ है, उनकी पूरी की पूरी लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है कि दे आर एबल टू परफॉर्म।
और आप उनको एक सेकेंड इनिंग्स खेलने का भी मौका देते हैं। अगर हम एक्सट्रीम लेवल की बात करें कि अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई, तो आजकल बहुत सारे ऑपरेशंस होने लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे वो चीज़ें जब वो कर लेते हैं तो दे आर एबल टू रिकवर अगेन एंड दे आर एबल टू गेट इन टू दैट स्पोर्ट अगेन। क्योंकि अगर हम बात करें स्पोर्ट्स में, अगर हमें कोई डेफिशिएंसी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस की वजह से वो डिसेबल्ड हो गए, तो लाइफ शुड नॉट एंड। और अक्सर ये होता है कि जब लोग एबल्ड हैं, एवरीथिंग इज़ देयर विद देम, बट स्टिल हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लग जाते हैं अपने गोल्स को अचीव नहीं करने के लिए। और ऐसे ही टाइम पे अगर कोई इंसान अपना हाथ खो दे या पाँव खो दे या कोई अपना मेजर ऑर्गन खो दे, जिसकी वजह से वो 100% दे पा रहे थे अपने स्पोर्ट्स को, तो वो मेंटली और फिजिकली वो चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। तो आपका प्रोफेशन बहुत नोबल है उस लिहाज से कि एक तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं जहाँ पे आप एक इंसान को सेकेंड इनिंग्स खेलने का मौका दे रहे हैं टू एन एक्सट्रीम लेवल। और जिनके साथ ऐसा नहीं भी होता है, उनके साथ भी अगर कोई इंजरी हो जाती है, तो वो इंजरी उनके लिए लाइक लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन भी उनके लिए मेंटली हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि सी इट दिस अ लॉट। हाँ, क्योंकि वो उसको किस तरीके से देखते हैं। वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो उसको इस हद तक देख लेते हैं कि अब दे कांट सी लाइफ बियॉन्ड इट। पीपल बिकम सुसाइडल बिकॉज ऑफ द पेन। हाँ। एंड क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है पेन, हम्म। और जो पेन जितना ज्यादा पुराना होता जाता है ना, उसमें एक और चीज ऐड हो जाती है विच इज कॉल्ड सफरिंग। राइट। और वो पेन प्लस सफरिंग दोनों जो मिलके हम्म। परेशान करती है इंसान को, हम्म। वो बहुत राइट। बुरी हालत होती है कई बार। सो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि हम स्पोर्ट्स पर्सन को इस तरह देखते हैं कि वो एक ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं विच आर मोटिवेटेड बाय देमसेल्फ। मेरा जो ये पॉडकास्ट का भी उद्देश्य रहा है, वो एक ही मंत्रा पे मैं काम कर रहा हूँ, और मैं खुद भी इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। कि कुछ चीज़ें, मोटिवेशन भी आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी जहाँ पे डिसिप्लिन पहुँचा सकता है। और स्पोर्ट पर्सन की हम बात करें तो वो एग्जाम्पल है, वो एपिटॉम है इस बात के कि वो डिसिप्लिन्ड लाइफ रही उनकी। और जब हम उनको इस सिचुएशन में पाते हैं, जब कोई एक इंसिडेंट उस डिसिप्लिन से उनको हटा रहा होता है, और उस एक इंसिडेंट उनको उनके गोल्स को अचीव करने से दूर कर रहा होता है, तो वहाँ पे आप एक मैजिशियन की तरह आते हैं, which plays a wonderful role. So I really felt very good when I approached you for the podcast. और मुझे आपके साथ पॉडकास्ट इसलिए भी करना था क्योंकि you are doing a wonderful job with your work. Thank you. And it is helping the nation. And people like you, if हमारी ऑडियंस में भी जो लोग आपको देखेंगे और एस्पायर होंगे, आगे बढ़ेंगे, इस फील्ड में आने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, आई एम श्योर वो बहुत लॉन्ग रन तक इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट। मैं एक ही चीज कर रहा हूँ जिसमें मुझे मजा आता है, मैं वो काम कर रहा हूँ, तो इट इज नथिंग ग्रेट एंड एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग, एंड नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। और वो दोनों क्वालिटीज आप में हैं। आप कंसिस्टेंटली भी काम कर रहे हैं अपना अच्छे से, और आप हम्बल भी बहुत हैं। एंड जो हमारा मंत्रा है डिसिप्लिन का, उस डिसिप्लिन से आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। सो इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विथ यू गौरव जी। इट इज़ अ प्लेजर कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, क्योंकि आई नो आपका प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग है। आप के लिए मुश्किल होता है समय निकालना, और अगर आपने हमें सीधा आज क्लिनिक से भाग के आ रहा हाँ हूँ। ऑफ कोर्स, तो आपने हमें आज 1.5 घंटे जो दिए हैं, इट इज़ वेरी प्रेशियस एंड आई विल चेरिश दीज मोमेंट्स एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड विल रिमेन ऑनर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर अगर हम फ्यूचर में भी कभी क्योंकि मेडिकल लाइफ इवॉल्व होती है, आपकी जर्नी भी इवॉल्व होगी, बिल्कुल। तो
Maybe जैसे we'll आप meet सेकंड again इनिंग्स one day. देते हैं तो हम भी एक सेकंड पॉडकास्ट की कर उम्मीद सकते हैं. करेंगे. सो थैंक यू फॉर दैट. Thank you so much. सो हमारे ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही हम आगे भी पॉडकास्ट लाते रहेंगे. ऐसे ही बेहतरीन गेस्ट लेके हम कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोगों को लाएं, अलग अलग प्रोफेशनल्स को लेके आएँ, ताकि आपका मार्गदर्शन हो, आपको वो नॉलेज और अवेयरनेस मिले जिसकी हमें ज़रूरत है. बिकॉज गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट मैजिक एंड टू लीड अ हेल्दी लाइफ. और मैं एक चीज़ आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, व्यूज़ करते हैं, आप पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं. सो काइंडली सब्सक्राइब ऑल्सो आवर चैनल, ताकि हम और बड़े बड़े गेस्ट को लाएं और अलग अलग इंडस्ट्री से बेहतर गेस्ट को हम ला पाएँ. सो इस कोशिश के लिए हमें आपका साथ चाहिए. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट. Till then, signing off.